जय हिंद दोस्तों, आप सभी का राठौर ब्रदर्स चैनल पे हार्दिक स्वागत है भाई। और एक कंप्लीट आज से, कल का सेट नहीं, कल को छोड़ दीजिए, आज से देख रहे हैं आप। ये सर कोई परिचय का मुहताज नहीं है, ये पता है रविरंजन सर हैं, है ना। इनका जहानाबाद में चलता है, यहाँ चलता है। तो अब सेट जो हमारे जो रेयांश जो हम लोग का अपना ही है। हम्म, तो अपना पब्लिकेशन का नहीं। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो कहना चाह रहे थे कि रेयांश पब्लिकेशन जो है ये राठौर ब्रदर्स का हम लोग का अपना ही है। तो ये बुक भी अपना बनाया हुआ है और अच्छा मेहनत करके बनाया गया है। ये सारा सेट ऐसा नहीं कि कहीं से कट कॉपी पेस्ट किया गया है। क्वेश्चन तो वही रहेगा जो क्वेश्चन का लेवल है, जो क्वेश्चन आता है, लेकिन ये अपना खुद का मेहनत से बनाया हुआ है। और ये है ना। तो हम लोग अब ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। सीरीज का नाम क्या रखे हैं? बुद्धा सीरीज। तो आज पहला सेट है। इसमें आपको 12 सेट अभी इस वॉल्यूम में चलेगा, इस बुक में। तो आपको 100 क्वेश्चन पर डे ज्यादा हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन जो सवा घंटा 1.5 घंटा जो चले, तो ये 2 भाग में करके करेंगे। एक सेट 2 दिन, ठीक है। एक सेट 2 दिन, ताकि आपको वोमिटिंग टाइप का भी नहीं लगे, मन नहीं उबे, और थोड़ा सा मैंने डिस्कशन अच्छा होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए, है ना। तो आपको एनालिसिस करके किया जाएगा, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं भाई। आप लोग सपोर्ट करेंगे बुद्धा सीरीज, है ना। राठौर ब्रदर्स जो है, हम लोग अपना बुद्धा सीरीज क्वेश्चन सेट लाए हैं और आज से कंटिन्यू चलेगा ये, ठीक है। टाइमिंग इसका 11 बजे। आज आपको 12 बज रहा, अभी नहीं, 11 बजे ही लाइव रहेंगे इसका, ठीक ना। 11 बजे से लाइव चलेगा पर डे। 11 से 12:30, 12, 12:30, जो 1 बजे तक जितना देर चले, ठीक है। 50 क्वेश्चन जहां तक चले, ठीक। और इसका आपको सब कुछ जो है मिल जाएगा। पीडीएफ जो राठौर ब्रदर्स के चैनल पे, एप्लीकेशन पे मिलेगा पीडीएफ, जहां मिलता है पीडीएफ इसका, ठीक ना। व्हाट्सएप चैनल पे भी, टेलीग्राम चैनल पे भी, सब जगह अवेलेबल रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट करना है नहीं है। यूट्यूब पे भी लाइव रहेंगे, यूट्यूब पर फ्री भी है सब कुछ। तो क्लास को शुरू करें, सहमति है आप लोग का? माने ये कह सकते हैं आगाज करें। आज से पहला सेट, इसको पहला सेट है ना। तो चले आज से लाते हैं पहला सेट को हम लोग। और ये राठौर ब्रदर्स, ये जो सीरीज शुरू किया एग्जाम तक, दरोगा के एग्जाम तक सीरीज चलेगा हम लोग का। और कंटिन्यू झकास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। डिस्कशन भी आपका एकदम लाजवाब रहेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। चलिए अब शुरू किया जाए। ओके। अब भाई देखिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, है ना। ये आपके स्क्रीन पे बस इसी तरह से लाएंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि इसको अब जो है ये अपना, ये ऐसा नहीं कि अब एक करके आपको करेंगे, है ना। इस तरह से बस ऐसे करके किया जाएगा, ठीक ना। एक और क्वेश्चन डील करेंगे और कट कॉपी करने की जरूरत नहीं उतना, ठीक है। अब लिखिएगा, कह रहा है कि इनमें से, अब बनाएंगे हम लोग, इनमें से कौन सा कथन गलत है ना। कौन सा कथन आपको गलत छांटना है, कौन सा कथन गलत है। अब अगर कंसेप्ट रहेगा तब बनाएंगे तुरंत। कह रहा है फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। पहला बात बोला है भाई, ठीक है। अब दिसंबर 53 में भारत सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया था, ठीक है। के एम पनिकर, कुंजरू अन्य 2 सदस्य थे इसका। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य गठन की मांग को स्वीकार कर लिया और एक भाषा एक राज्य की मांग को मान लिया। क्या बताएंगे इस बात को, कौन सा कथन सही है। अब आपको जो पता होना चाहिए कि सबसे पहले भाषा के आधार पर मांग जो उठा था, भाषा के आधार पर राज्यों का मांग, आधार पर राज्यों की मांग सब जगह, सबसे पहले आपको तमिल में, आपको कौन थे ये, पोटी श्री रामलुल्लू आंदोलन कर रहे थे तेलुगु भाषा का। तेलुगु के आधार पे भाषा पर पहले मांग किया गया, तेलुगु भाषा के आधार पर राज्यों का मांग किया गया। यहाँ का तेलुगु में, आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के नेता जो थे, आंध्र प्रदेश का नेता, वो आंध्र प्रदेश का नेता पोटी श्री रामलुल्लू, कौन थे? पोटी श्री रामलुल्लू, पोटी श्री रामलुल्लू, श्री रामलुल्लू, है ना। ये आपको आंदोलन किए और इनकी आपको पता है कि इनकी आपको मृत्यु भी हो गई दिसंबर में, तब फिर स्वीकार किया गया। तो ये भाषा के आधार पर राज्य को मांग कर रहे थे। तो अब पता है कि भाषा के आधार पर कमेटी गठित की गई। पहले कमेटी भाषा के आधार पर राज्यों को
इनकार कर दिया गया। जैसे कि आपको फजल अली तो बाद में आया, है ना। पहले आपको जेबीबी समिति भी आई थी, जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सर मैया, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सर मैया, इस सब भी आपको क्या है, ये समिति भी इनकार कर दी, भाषा के आधार पर राज्य गठन नहीं किया जाएगा। लास्ट में क्या हुआ कि आपको फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन, जब आपको पोटी श्रीराम नेहरू की मृत्यु हो गई और भाषा के आधार पर राज्य पहला गठन होने वाला कौन है, आंध्र प्रदेश। कौन है, 1953 में आपको पहला गठन किया गया राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। यहाँ की भाषा कौन थी, तेलुगु, और यहाँ का राजधानी कहाँ था, कुर्नूल। राजधानी कहाँ था, कुर्नूल। राजधानी कहाँ था, कुर्नूल। तो हर जगह भाषा के आधार पर राज्य का मांग उठ गया और उसके लिए सरकार ने क्या किया कि 1953 में फजल अली आयोग बनाया गया। 3 सदस्य था, फजल अली अध्यक्ष थे और कुंजरू भी थे और के एम पनीकर, तो है ना, इसका सदस्य थे मेंबर। ये भी सही है, ये भी सही। 53 में गठन किया गया, ये भी सही है। 3 सदस्यीय मेंबर था, ये भी सही है ना। फजल अली आपको अध्यक्ष थे, ये भी सही है। लेकिन इन्होंने जो है सो भाषा के आधार पर राज्य को मांग स्वीकार नहीं किया था। ये बात जो है आपको डी नंबर एकदम बिल्कुल गलत है कि स्वीकार कर लिया, ये बात गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 देखेंगे क्या कर रहा है। कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किन तरीकों से किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड का माने CO2 का प्रयोग आप जो करते हैं कहां करते हैं, ये पूछ रहा है। खाद्य संरक्षक में, रेफ्रिजरेटर में, सही कूट का चयन करें। मतलब ना तो एक ना तो दो, केवल एक, केवल दो, दोनों एक। कहां करते हैं, तो ये रेफ्रिजरेटर में भी यूज होता है और इसमें भी, दोनों में, है ना। नेक्स्ट चलें, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1524 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा, आपको पता है कि वास्को डी गामा का पुर्तगाली के थे। 1498 में पहली बार भारत आया था। 1498 में भारत में कहा आया था भाई, भारत में कालीकट, कहां पे, कालीकट तट पे आया था। कालीकट तट पे आया था। यहाँ का सामंत कौन था, जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया था 1498 में। रास्ते में कौन मदद किया था, अब्दुल मजीद। कौन किया था, अब्दुल मजीद इसको रास्ते में मदद किया था, पहली बार आया था। दूसरी बात आपको वास्को डी गामा 1502 में दूसरी बार आता है। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आता है ना। और लेकिन क्वेश्चन क्या किया कि इसका निधन हो गया कहां, भारत में निधन हो गया कहां, वास्को डी गामा का निधन कहां हुआ पूछ रहा है। क्या श्रीरंगपट्टनम में, कोच्चि में, मंगलौर में, त्रिवेंद्रम में। कहां पे, तो कोच्चि में हुआ था। कहां पे, केरल, कोच्चि में, है ना। केरल में इसकी मृत्यु 1524 में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था जो आपको अफ्रीका के तट से केप ऑफ गुड होप से होते हुए, केप ऑफ गुड होप से आपको भारत आया, मेडागास्कर होते हुए भारत पहुंचा था ना। यहाँ भारत का तट है, कालीकट तट है केरल का, यहाँ पहुंचा था। ठीक है, इसमें आपको 60 गुना इसको फायदा हुआ था। सारी कहानी आप जानते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट चलेंगे। एक घड़ी जो है आपको ये रीडिंग छोड़ दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर देखिएगा क्या कर रहा है। नंबर 5, हाल ही में रेखा गुप्ता, अब देखिए रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री है, दिल्ली का मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ये बात तो लिख दिया, रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री है। या दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले कैमी मतलब कौन सी, नंबर कौन सी है, ये पूछ रहा है। पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। मेरा करंट क्वेश्चन हो गया, ये करंट क्वेश्चन हो गया भाई। बताएंगे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कौन सा। तो आपको पता है कि यहाँ पर दिल्ली में 4 महिला मुख्यमंत्री अभी तक बने हैं। 4 कौन कौन, सबसे पहले जो महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की बनी थी वो थी सुषमा स्वराज, है ना। कौन थी, सुषमा स्वराज पहली दिल्ली की मुख्यमंत्री। दूसरी बनने वाली कौन थी, दूसरी आपको बनी थी वहां का ये शीला दीक्षित, कांग्रेस की शीला दीक्षित। कौन थी भाई, शीला दीक्षित, है ना, शीला दीक्षित थी। तीसरी कौन थी, ये जो आतिशी बनी थी, केजरीवाल जो इस्तीफा दिए थे तभी आतिशी जो बनी थी, ये तीसरी मुख्यमंत्री थी। और उसके बाद कौन है अभी बीजेपी का आपका, रेखा गुप्ता। कौन है, रेखा गुप्ता, है ना। रेखा गुप्ता हो गई चौथी। तो 4 मुख्यमंत्री आपको बना। ठीक है, चलिए तो कौन मारेंगे, चौथी मारेंगे। आंसर क्या करेंगे, चौथी। नेक्स्ट चलेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब देखिए एंटोनिम तक इंग्लिश है, एंटोनिम और सिनोनिम। एंटोनिम मतलब उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा वर्ड होता है। और सिनोनिम्स मतलब कि आप समानार्थक होता है, नहीं कहते हिंदी में समानार्थक, कभी विपरीतार्थक, समानार्थक और समान अर्थ वाले। जैसे आप बोलते हैं नयन, तो नयन का कहते हैं आंख, ये समानार्थक शब्द हो गया।
अगर कहते हैं कि उल्टा शब्द, तो उल्टा ये हो गया एंटोनिम्स, सब जानते होंगे। गिवन वर्ड कंडेम, अब कह रहा है कंडेम का उल्टा क्या होगा, ठीक है बताएंगे। सेंसर, प्रेज, प्रे, कंसल्ट। कंडेम मतलब होता है दोषी टाइप के सेंस में, देख लीजिएगा थोड़ा सा इसको। तो अब प्रेज मतलब होता है उत्साहित होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आइएगा। चलिएगा 7 नंबर क्वेश्चन में आइए। 7 नंबर बताएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। भारत संघ के साथ जम्मू कश्मीर राज्य का विलय पर कब हस्ताक्षर किया गया। अब देखिए क्या कर रहा है, भारत संघ के साथ जम्मू कश्मीर कब साइन किया। ये बात आजादी की बात है। आप सबको पता है कि भाई देसी रियासत को मिलाने का काम किसको दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। देसी रियासत को मिलाने का सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। सारे देसी रियासत में ऑप्शन था कि आप तो भारत में शामिल होइए, या पाकिस्तान में शामिल होइए, या स्वतंत्र रहिए, है ना। तो कुछ आपका भारत में, कुछ पाकिस्तान में शामिल हुआ, 549 यहाँ शामिल हुआ, 565 टोटल था। टोटल देसी रियासत 565 में आपको 552 भारत में, आपको 552 भारत में शामिल हुआ, और बाकी जो बच गया 13 ये पाकिस्तान में। कहां पे, ये पाकिस्तान में। लेकिन 552 में 549 तो अपने मन से भारत में शामिल हो गए, ये भारत में शामिल हो गया, लेकिन 3 आपका देसी रियासत शामिल भारत में नहीं हुआ। ये सबको पता है, किसको किसको। एक आपको हैदराबाद, आपको अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर सबसे पहले ऊपर में क्या है, जम्मू मैप से आइए जम्मू कश्मीर, नीचे जब आएंगे तो गुजरात में आपको हो गया जूनागढ़, है ना, जूनागढ़ हो गया भाई। और नीचे जब आएंगे तो फिर कौन, हैदराबाद, सबको पता होना चाहिए हैदराबाद। तीन देसी रियासत था। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर साइन किया। ये विलय पत्र पर साइन किया, कब किया साइन भाई, जब पाकिस्तान इस पर अटैक कर दिया। ये बोला, यहाँ का राजा कौन थे, हरि सिंह थे, और वो बोलते हम अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे, लेकिन इस पर पाकिस्तान हमला कर दिया। और हरि सिंह दौड़ते हुए आया नेहरू के पास, नेहरू प्रधानमंत्री थे, नेहरू बोला हम क्या करेंगे, रियासत मंत्रालय जो है वो आप जाइए किसके पास, सरदार के पास जाइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जाइए, बीपी मेनन जो थे आपको माउंट बेटन, उनके पास जाइए आप। तो वहां गए तो सरदार वल्लभ भाई पहले साइन करो, तब साइन। तो आपको क्या कर, विलय पत्र पर पहले साइन किया गया। तो कब साइन किया, क्वेश्चन कर रहा है ये हो गया। जूनागढ़ को मिलाया गया था, जूनागढ़ को जो गुजरात में है, सौराष्ट्र प्रांत में जूनागढ़, यहाँ पर जनमत संग्रह, जनता का पोलिंग करवाया गया था ना। यहाँ ये जूनागढ़ को मिलाया गया था, ज से जूनागढ़, और ज से जनमत संग्रह, क्या हो गया, जनमत संग्रह, ठीक है भाई। हैदराबाद क्या है, इसको ऑपरेशन पोलो चला, यहाँ चला, पुलिस कार्रवाई हुआ था, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था ना। ऑपरेशन पोलो जो खाते हैं टॉफी और सिसवा देता है, तो ऑपरेशन पोलो के तहत इसको मार के हैदराबाद को मिलाया गया था, ठीक है। तीनों देशी रियासत, जम्मू कश्मीर विलय पत्र, जूनागढ़ जनमत संग्रह, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया। तो अब कह रहा है कि कब साइन किया, 22 अक्टूबर को, डेट तो 47 है ही, 26 अक्टूबर, 25, 24, 26, तो 26 अक्टूबर, कब, 26 अक्टूबर को विलय पत्र पर साइन किया, ठीक है। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। कह रहा है कि 8 नंबर देखेंगे, जंग का माने जंग जो लग जाता है, लोहे में जंग लगता है का सूत्र क्या है। अब जिस बच्चा को लोहा पता रहेगा, आयरन पता रहेगा, तुरंत मारेंगे, सोचना नहीं है। एक तो आपको लोहा पता है, फेरस होता है, फेरम, लोहा आयरन। तो पहले बात, कॉपर सल्फेट तो होगा नहीं, कैल्शियम सल्फेट तो होगा नहीं, पहले छट गया। अब बचा कौन, फेरस सल्फेट। और फेरस लोहा में जंग कब लगेगा, सल्फेट से लगेगा, सल्फेट से तो नहीं लगेगा। जब लोहा में ऑक्सीजन, पानी, हवा रहेगा तब लगेगा ना भाई। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, फेरस ऑक्साइड क्या है, फेरस ऑक्साइड प्लस वाटर। जंग कब लगता है, जब आप लोहा को हवा में छोड़ देंगे, मॉइस्चर में छोड़ देंगे, आर्द्रता रहेगा, पानी रहेगा, तो वहां जंग लगेगा। और जंग लगने से पहले क्या होता है, लोहा भारी होता है, फिर क्या होता है, हल्का होता है, वो सब बात है ना। तो आपको फेरस ऑक्साइड क्या करेंगे, जंग लगने का सूत्र क्या हो जाएगा, जंग लगने का फेरस ऑक्साइड हो जाएगा, है ना। और जंग से बचाना है लोहा को, तो क्या करना होगा, जस्तीकरण करना होगा, जिंक का लेयर चढ़ा देंगे, जस्तीकरण कर देंगे, तो आपका जंग नहीं लगेगा, ठीक है। ये सब बात आप जानते हैं। नेक्स्ट चलेंगे 9 नंबर, एकदम धुआंधार की तरफ भागिएगा। सिंधु नदी महान भारतीय रेगिस्तान के, क्या लिखा है, सिंधु नदी महान भारतीय रेगिस्तान में स्थित है। महान भारतीय रेगिस्तान में स्थित मतलब कह रहा है रेगिस्तान के उत्तर है कि पश्चिम पूछ रहा है भाई।
और सिंधु नदी तंत्र हम आप पढ़िएगा तो सिंधु नदी आपको पूरा इसका कहानी होना चाहिए। सिंधु नदी जो भारत में नहीं है, ये निकलती कहाँ से? सिंधु नदी कहेंगे निकलती है कहाँ से भाई, तो बता देंगे कि ये निकलती है मानसरोवर झील से। कहाँ से? मानसरोवर झील से निकलती है। और भारत में ये आपको दर्रा जो है यहाँ पर प्रवेश करती है, सिपकिला दर्रा जो आपको दमचोक पर, कहाँ करती है? दमचोक में प्रवेश, ये तिब्बत में निकलती, कहाँ से? तिब्बत में। और दमचोक कहाँ बोलेंगे? ये दमचोक में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? भारत में दमचोक में प्रवेश करती है। दमचोक में यहाँ प्रवेश करती है, यहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत में, है ना, बोखारचू से निकलती है, दमचोक में प्रवेश करती है। और यहाँ से भारत में बहते हुए फिर आप जो जाती है तो फिर भारत में बहते हुए जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर फिर आपको पाकिस्तान में निकलती है, चिल्लड़ जगह, कौन जगह से? चिल्लड़ जगह से। कौन जगह? चिल्लड़ जगह से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। ये पता है सिंधु नदी की लंबाई टोटल कितना है? 2880। सिंधु की टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। अगर भारत में लंबाई पूछे तो 11-14, कितना बताएंगे? 11-14 किलोमीटर। कितना बताएंगे? 11-14। आपको पता है कि सिंधु जल विवाद हुआ था, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, है ना, 1960 में हुआ था। और आपको इस नदी का पानी का बंटवारा किया गया था, ठीक। तो आप कर रहे क्वेश्चन कर रहा है सिंधु नदी महान भारतीय रेगिस्तान के कहाँ है? रेगिस्तान जो आपका थार मरुस्थल है उसका कहाँ है? आपको पता है कि थार स्थल राजस्थान में और सिंधु नदी उसके ऊपर है। तो आपको दक्षिण तो होगा नहीं, पूरब जा सकते हैं, उत्तर जा सकते हैं, पश्चिम जा सकते हैं, तो कहाँ जाएंगे? महान भारतीय रेगिस्तान के कहाँ है? तो कह देंगे कि पश्चिम में, रेगिस्तान का पश्चिम में कह देंगे, है ना। नेक्स्ट आएंगे 10 नंबर में, कह रहा 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत में ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑपरेशन फ्लड मतलब क्या हुआ? ये दूध से, है ना, ऑपरेशन फ्लड की दूध की क्रांति, दूध का उत्पादन ज्यादा बढ़ा था ऑपरेशन फ्लड में। ऑपरेशन फ्लड के पिता कौन थे? इसका दूध क्रांति का श्वेत ऑपरेशन फ्लड का ये, दूध क्रांति का ये, या श्वेत क्रांति का ये, क्या कहिए? श्वेत क्रांति का ये, है ना, श्वेत क्रांति, दूध क्रांति। इसके पिता कौन थे? वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। दूध आपका श्वेत क्रांति के पिता कौन है? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। ये आपका दूध क्रांति जो ऑपरेशन फ्लड हुआ था ये 1960 में, 70 में कब हुआ था? 70 के, क्योंकि आपको पता है हरित क्रांति कब हुआ था? हरित क्रांति 66-67 में, और उसके बाद हुआ श्वेत क्रांति, है ना, 67 में। इसमें आपको जो गुजरात में अमूल जो है उसका स्थापना किया गया, दूध का प्रोडक्शन बढ़ा भारत में, तो वर्गीज कुरियन के कारण अच्छा अच्छा नस्ल का जानवर लाया गया, मैंने गाय लाया गया, भैंस लाया गया, है ना। चलिए ठीक, अब चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे। 11 नंबर को देखिए, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, मतलब चंद्रमा और पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है ना। और पृथ्वी के आपको ऑर्बिटल में घूम रहा है कौन? चंद्रमा घूम रहा है। तो चंद्रमा घूम रहा है तो कह रहा है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कितनी दूरी है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कितनी दूरी है? तो सबको पता है कि 3,84,000, है ना, 3,84,000। जहां आप देखेंगे 3,84,000, देखिए 1 पॉइंट इतना दिया नहीं आप, ये तो ये कॉमन है, ये कॉमन है, कॉमन है। 3,84,000 किलोमीटर, आपको यहाँ 3,84,000 किलोमीटर, मतलब ए नंबर, है ना, 3 लाख। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में 15 करोड़, है ना, इतना रखेंगे 15 करोड़, ठीक। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन बताएंगे भाई। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बात है भाई, देखते हैं। कह रहा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है एवं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, सही है या गलत है? एक बात, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है एवं लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखेंगे, एक नंबर, एक मिनट आएंगे। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है। अब बताएंगे कौन सही है कौन गलत है, आप बताएंगे। भैया राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा के अध्यक्ष किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसको देते हैं? अध्यक्ष को त्यागपत्र, ठीक है, ये भी सही। राज्यपाल अपना त्यागपत्र, राज्यपाल तो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद है, राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर है, तो आपको राज्यपाल को इस्तीफा दे रहा है तो राष्ट्रपति को देगा वो, है ना, ये भी आपको सही है। चलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
अपना त्यागपत्र, उच्च न्यायालय का अगर हाईकोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश त्यागपत्र देंगे तो राष्ट्रपति को देंगे, न कि मुख्य न्यायाधीश को देंगे, है ना। किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। यहाँ क्या लिखा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है ना स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि आपका सही कौन होगा भाई? कौन सही नहीं है, तो ये आपका डी नंबर सही नहीं है। नेक्स्ट चलिएगा 13 नंबर में आइएगा। नंबर 13 करेक्ट। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में बटा हुआ? आपको पता है कौटिल्य का ही नाम क्या है? चाणक्य। कौटिल्य का ही नाम क्या है? चाणक्य। इनका बचपन का नाम क्या है? विष्णुगुप्त। क्या है? विष्णुगुप्त। आपको पता है ये कि कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, किसके दरबार में? ये कौटिल्य जो प्रधानमंत्री थे, किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? पता? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त कौन मौर्य बनाया? आपको कौटिल्य ने बनाया। कौन बनाया? चाणक्य ने बनाया। ये आपको कहाँ का चार्ज थे सब पता। तो अर्थशास्त्र की रचना जो किए थे, कौन किए थे? यही किए थे। अर्थशास्त्र जो है ये आपको 15 अधिकरण, कितने अधिकरण है इसमें? 15 अधिकरण है। कितने अधिकरण है भाई? पूछ रहा अधिकरण, मतलब आपको चैप्टर टॉपिक 15 अधिकरण था। 180 प्रकरण भी याद रखेंगे, 180 प्रकरण है। और ये आपको विशुद्ध राजनीति का, किसका है? विशुद्ध राजनीति का बुक है ना, कंप्लीट राजनीति का बुक है, विशुद्ध राजनीति का बुक है। अर्थशास्त्र क्या है? विशुद्ध राजनीति। इसी में आपको क्या? अर्थशास्त्र में गुप्तचर की व्यवस्था, गुप्तचर कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, न्यायालय कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें चाणक्य ने अपनी इस बुक में किया था। और ये इस बुक का खोजकर्ता कौन है? 1905 में खोजकर्ता कौन है? श्याम शास्त्री। कौन खोजा था भाई? तो कहेंगे श्याम शास्त्री। कौन खोजा था? तो श्याम शास्त्री ने खोजा था। ठीक है, श्याम शास्त्री ने खोजा था। तो अब आपको पता चल गया इस बात का कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में बटा हुआ है, तो बता दिए आप 15। क्या मारेंगे आंसर हम लोग? 15। इतना कहानी पढ़ लिए तो 15, कितना अधिकरण? 15। ठीक है, चलिएगा अब चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ने पुर्तगालियों को हराया था। आप कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता है कि व्यापार करने के लिए आई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता है कि 1600 में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के आपको आज्ञा से इसकी स्थापना हुई थी। ये कंपनी जो है आपको एक व्यापारिक कंपनी थी, व्यापार करने के लिए भारत आई थी। और अपना व्यापार फैलाने के साथ साथ धीरे धीरे क्या किया कि अपना कब्जा जमाना, यूरोपियन के साथ भी अपना, यूरोपियन में बहुत सारा यूरोप के लोग आए, पुर्तगाली भी आया, डच आया, डेनिश आया, स्पेनिश आया, है ना, सब व्यापार करने आए। सबसे प्रतिस्पर्धा किया, सबसे झगड़ा किया। और क्या हुआ लास्ट में? फाइनल क्या हुआ कि ये आपको सबको भगा भी दिया यूरोपियन को, और भारतीय को भी हराया, और भारत पर क्या किया? कब्जा कर लिया श्रीमान। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि अब कौन कौन से किसमें पुर्तगाली को हराया। तो देखिए बक्सर का युद्ध, आपको पता है कि बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। यहाँ पर बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाब, पूर्व नवाब, अवध के नवाब, भारत का राजा, है ना, ये शासक थे। और यहाँ हेक्टर मुरो कर रहा था। प्लासी का युद्ध सबको पता है कि 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें कौन लिए थे? यहाँ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। तो ये आप जान रहे हैं। तो अब है कि सुगौली की संधि जो हुई थी, सुगौली का युद्ध जो हुआ था, और चकमौर का युद्ध, चकमौर का युद्ध जो है आपको सिखों के बीच में हुआ था। तो सुगौली का संधि, ये किसके बीच में हुआ था? सुगौली की संधि जो हुआ था, ये युद्ध जो हुआ 1416 में आपको सुगौली की संधि हुआ, है ना, 1816। तो ये सुगौली की संधि नेपाल के साथ, किस साथ? नेपाल, ये भी नहीं। तो कौन बचा? चकमौर का युद्ध हुआ था पुर्तगालियों के साथ, है ना, पुर्तगाली के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध किए थे। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे, अब आएंगे नेक्स्ट। मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया है, माने ये करेंट क्वेश्चन हो गया, है ना। मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब जो मिलिट्री लोग आप लोग एक्सरसाइज करते हैं भारत के बीच में, किसके बीच में? कौन सा मिलान सही नहीं है ना, कौन सा मिलान सही नहीं है? लिख रहा है लामिते, लामिते, लामिते किसके किसके बीच में है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा भाई। तो लामिते जो है किसके भी? भारत और सेशेल्स के बीच में, बिल्कुल सही है। लामिते
भारत और सेशेल्स के बीच में, भारत और सेशेल्स के बीच में, ठीक है। शक्ति प्रदर्शन करना, शक्ति एक भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में, ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो सारे सैन्य अभ्यास को आप देखेंगे, है ना, सारे सैन्य अभ्यास को क्या करेंगे, देखेंगे। नोमेडिक 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 एलिफेंट, ये भारत और मंगोलिया के बीच में है, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। गरुड़ शक्ति एग्जाम में बहुत बार आया है, गरुड़ शक्ति ये भारत के बीच में है, भारत तो है लेकिन नेपाल नहीं है, गरुड़ श्रीमान नेपाल नहीं है, यहाँ इंडोनेशिया के बीच में, किसी में इंडोनेशिया के बीच में, है ना, नेपाल और इंडोनेशिया के बीच में, सॉरी भारत और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक ना, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, अब आएंगे यहाँ पे। देखिए टाइम आपको देना है, इसमें करना है मन से, सिर्फ खाली क्वेश्चन आके पढ़ जाए तो पढ़ लेने से फायदा नहीं होगा, आपको हर क्वेश्चन पर बारीकी से ध्यान देना होगा, डिस्कशन करना होगा, सोचना होगा, एनालाइज करना होगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्या है 16 नंबर, क्या है 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक। अब आएंगे 16 नंबर। अब 16 नंबर देखेंगे क्या है कि करा आरबीआई ने रेपो दर में बढ़ोतरी की, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है। कितना बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब जब तक आप समझेंगे नहीं इस बात को कि आरबीआई, अब आरबीआई को पता है, आरबीआई बैंकों बैंक है, सबको पता है कि आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक है, ये सरकारी बैंक है ना, क्या है, सरकारी बैंक है, ये बैंक का पिता है ना। आरबीआई का स्थापना कब हुई, सबको पता है कि 1 अप्रैल 1935 को, इसकी स्थापना कब हुई, 1935 को। अगर पूछे आरबीआई नेशनलाइज कब करती है, सरकार ने राष्ट्रीयकरण कब किया, तो ये भी पता है कि 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई नोटों छापता है, क्या करता है, नोटों का निर्गमन करता है, क्या करता है, नोटों का निर्गमन करता है। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई आपको जो करता है ये नोटों का निर्गमन, ये क्या करता है, मौद्रिक नीति जारी करता है, क्या करता है, मौद्रिक नीति जारी करता है, मौद्रिक नीति जारी करता है ना, मौद्रिक नीति जारी करता है, जारी करता है आरबीआई। और क्या करता है, आरबीआई साख नियंत्रण करता है, क्या करता है, आरबीआई क्रेडिट करता है, मैंने साख, किसका साख अच्छा है, किसका साख खराब है, ये बात करता है, साख नियंत्रण करता है ना, साख नियंत्रण करता है भाई। और क्या करता है आरबीआई, तो मौद्रिक नीति मैंने मुद्रा पर नीति, मैंने पैसा पर नीति तय करना। एक मौद्रिक नीति कौन करता है, मुद्रा पर आपको कंट्रोल करना, माने मौद्रिक नीति में तहत ही आरबीआई क्या करता है, ये रेपो रेट क्या लाता है, रेपो दर लाता है, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, है ना, एसएलआर, सीआरआर, सीआरआर, एम, है ना, बेस रेट, माने एक ईटीसी आप कह सकते हैं, ईटीसी, ये सारा चीज तय करता है कौन, आरबीआई। कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। तो अब यहाँ करा रेपो रेट अगर बढ़ जाए, अब रेपो रेट क्या है आप समझेंगे तब कि रेपो रेट क्या, एक सिंपल बात है कि आप इतनी बात समझिएगा कि अगर ये आरबीआई है, ये आरबीआई, आरबीआई है ना, ये क्या है, आरबीआई, ठीक है, ये आरबीआई है, ध्यान दीजिएगा। और इसके नीचे सारे बैंक हैं, इसके नीचे सभी बैंक हैं, चाहे वो वाणिज्यिक बैंक हो, कमर्शियल कमर्शियल बैंक हो, सभी बैंक है। तो इसके नीचे क्या है, सभी बैंक है, इसके नीचे क्या है, सभी बैंक है, सभी बैंक है। अगर मान ली कि सभी बैंक को पैसा की जरूरत है, इसके नीचे क्या है, जनता है, इसके नीचे मान ली हम जनता करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, जनता, जनता को पैसा की जरूरत पड़ता है तो जनता कहाँ जाता है, बैंक जाता है। अगर इस बैंक को पैसा की जरूरत पड़ा, इस बैंक को, तो कहाँ जाएगा, आरबीआई, कहाँ जाएगा, आरबीआई जाएगा। बात समझ रहे हैं, अगर इस बैंक को जरूरत पैसा पड़ा तो कहां जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। अब आरबीआई जो क्या करेगा, इससे पैसा लेगा, अब आरबीआई के पास जाएगा, मतलब आरबीआई के पास जाएगा भाई, तो आरबीआई पैसा लेगा ना, पैसा देगा इसको, तो कुछ ब्याज लेगा, फ्री में दे देगा, फोकट पे जाओ। तो आरबीआई जिस रेट पर पैसा देता है उसी को कहते हैं रेपो दर, क्या कहते हैं, रेपो दर कहते हैं। आरबीआई जिस दर पर देता है पैसा उसको कहते हैं रेपो रेट कहते हैं, इसी को बैंक दर भी कहते हैं। अगर लंबा टाइम में लेना है, लंबा समय के लिए तो बैंक दर, कम समय के लिए लेना है तो रेपो दर। माने आरबीआई से जो पैसा लेता है, आप ऐसे कर सकते हैं यहां मिटा के कि आरबीआई
इससे जो पैसा लेता है बैंक, है ना, जिस रेट पर पैसा लेता है उसको कहते हैं रेपो रेट। अब मान लीजिए कि इस बैंक के पास जनता के पास पैसा नहीं देना है, जनता के पास पैसा डूब जाता है। अब जनता के पास पैसा नहीं देना है, अब सभी बैंक जनता को नहीं देना चाह रहा है, क्या डूबने का चांस रहता है। तो अब चाहेगा कि इसके पास जमा कर दें। तो आरबीआई को पैसा क्या जरूरत है, मान लीजिए कोई घर में मालिक है, महाजन, उसको पैसा क्या जरूरत है, लेकिन मान लीजिए अभी जमा करना चाहता है कि हम आरबीआई पास रखें, तो आरबीआई लोन नहीं लेगी, लेकिन रख लेगी पैसा, उस पर कुछ इंटरेस्ट देगी, उसी को कहेंगे। अगर ये सारे पैसा जो है यहाँ जमा करती है, यहाँ आरबीआई के पास, तो इसको कहते हैं रिवर्स, उल्टा क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। खूब समझिए आराम से, रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ठीक है, आरबीआई से लिया तो रेपो रेट, आरबीआई को जमा किया तो रिवर्स रेपो रेट। अब समझना है आपको क्या है कि अगर कह रहा है कि आरबीआई ने रेपो दर में बढ़ोतरी कर दिया, अगर देखिए मान लीजिए कि अगर रेपो दर 8, सपोज दैट अगर रेपो रेट मान लीजिए कि 8% है, ठीक है, मान लीजिए कि हम कह दिए कि 6% है, चाहे 8% है, और 8% रेपो रेट है, मतलब क्या है, आरबीआई से पैसा सब बैंक ले रहा है, तो बैंक पैसा लेकर अपने पास तो रखेगा नहीं, सभी को देगा, जनता को देगा। अब देगा तो ज्यादा पर देगा। अब क्या हुआ कि रेपो रेट, अब यहाँ क्या हुआ कि रेपो रेट 8% था, तो ठीक है, पैसा ले रहा था। अगर ये बढ़ा दिया, करा अगर आरबीआई ने रेपो दर में बढ़ोतरी कर दी, मतलब क्या कर दिया कि बढ़ा दिया, 8 से कर दिया 10%, कितना कर दिया, 10%, मतलब रेपो रेट आरबीआई बढ़ा दिया, आरबीआई रेपो दर बढ़ा दिया, मतलब अब 10% पर बैंक को देगी। ध्यान से समझना है, अब बैंक को कितना देगी, 10% पर देगी बैंक को भाई। अब 10% पर बैंक को देगी, तो बैंक उससे ज्यादा पर देगा, बैंक उससे क्या करेगा, ज्यादा पर देगा। तो अब क्या हुआ कि आरबीआई जो है सो बैंक रेट बढ़ा दी, 8% से कर दिया 10% बढ़ा दिया, तो अब बैंक पैसा कम लेगा, समझिएगा। 10%, अगर मान लीजिए कोई महाजन 5% पर दे रहा है, अगर कर दे 10%, कोई लेगा, काम बहुत इमरजेंसी रहेगा तब लेगा, कोई मर रहा है तब, है ना, किसी की शादी बेटी उटी का तब लेगा, नहीं तो कौन लेगा। लेकिन अगर 5% दे रहा है कोई महाजन गांव में आपका, माने कोई सुदखोर आदमी, और 1% कर दे, लेने वाला बहुत लेने की होते थे, खरीदते थे, 1% में है ना, तो ये बात हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि हुआ क्या भाई। तो अब जो है रेट बढ़ा दिया, तो अब बैंक जो है, सभी बैंक आरबीआई से पैसा नहीं लेगी, नहीं लेगी मतलब कम लेगी। अब पैसा कम लेगी सभी बैंक, तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, पैसा बैंक के कम लिया है तो लोन भी तो कम देगा आपको, हमको, तो लोन जनता के पास पैसा कम जाएगा। अब पैसा कम गया, पैसा कम है मार्केट में, पैसा जनता के पास कम है, तो आप कुछ भी खरीदने जाएंगे, भिंडी लीजिएगा, सोच के लीजिएगा, तो अब भिंडी आप खरीदिएगा नहीं, तो आप सामान मार्केट में पैसा है ही नहीं, मार्केट में पैसा कम है, अब कम है, सबके पास है, लंगा हम लोग हैं, तो खरीदेंगे, तो सामान खूब प्रोडक्शन हो रहा है, मार्केट में खूब बना सामान है, बिकवे नहीं करेगा, सामान क्या करेगा, सस्ता कर देगा, महंगाई क्या होगा, गिर जाएगा भाई। पैसा नहीं है मार्केट में, आरबीआई खेला सब है, आरबीआई नचाता है, मुद्रा को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई। तो अब महंगाई क्या होगा, घट जाएगा, मतलब मुद्रास्फीति, है ना, मुद्रास्फीति आ जाएगा, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन विल डिक्रीजेज, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, महंगाई, मुद्रास्फीति में महंगाई हो गया, महंगाई घटेगी बढ़ेगी, महंगाई क्या होगी, घटेगी। ठीक है, इतना समझाना पड़ता है आपको एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ। नेक्स्ट चलेंगे, 17 नंबर आइएगा, कह रहा है निम्नलिखित, 17 नंबर क्वेश्चन आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का, है ना, किसमें आयरन प्रचुर मात्रा में, कौन सा चीज खाने पर, अंडा में, हरा सब्जी में, दूध में, फल में, किसमें आपको ज्यादा मिलेगा आयरन, लोहा सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा, तो हरा सब्जी, सबको पता है हरा सब्जी मिलेगा, किसमें मिलेगा, हरा सब्जी मिलेगा भाई, तो हरा सब्जियां में सबसे ज्यादा मिलता है। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन आएंगे, कारण निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है, किसका मिलान सही नहीं है, कौन सा मिलान बताइएगा। कोयम्बटूर का रहा है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, बिल्कुल सही, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर लिखेंगे, कौन बताएंगे, कानपुर, उत्तर भारत का कानपुर, दक्षिण भारत का आपको मैनचेस्टर, और भारत का मैनचेस्टर कौन है, अहमदाबाद, पूरे संपूर्ण भारत का कौन है, अहमदाबाद, कौन है, आप नोट कर लेंगे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपको कोयम्बटूर, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, है ना, अहमदाबाद हो गया।
अब चलेंगे पूर्व का मोती या रत्न द्वीप। पूर्व का मोती मतलब भारत, हमारा ये भारत है, और पूर्व का यहाँ श्रीलंका है, तो पूर्व का मोती श्रीलंका, ये भी सही है। फलोदायन का स्वर्ग किसे कहा जाता है? फलदान का, मैंने फल देने वाला, ये सिक्किम, ये भी सही है ना। भारत का चाय का शहर कोच्चि, अरे भाई कोच्चि केरल में मसालों का शहर है, तो कोच्चि में आप ऐसे कह सकते हैं कि चाय का शहर है, तो चाय नहीं, ये गलत है। भारत में चाय का शहर असम कह सकते हैं आप, असम आपको कह सकते हैं, है ना। तो ये आपका कोच्चि क्या है? गलत है। इसका आंसर कौन होगा? ये नंबर, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे, 19 नंबर देखेंगे। 2024 में किस राज्य में अटल सेतु पुल का निर्माण हुआ? अटल सेतु पुल, अब सेतु मैंने पुले होता है, पुल मैंने पुले होता है, अटल सेतु मैंने पुले होता है, डबल लिख दिया है। अटल सेतु मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बना था अटल सेतु, और ये इसकी लंबाई जो अटल सेतु की सबसे लंबा बांध है 21.8 किलोमीटर, कितना है? 21.8 किलोमीटर है। ये मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है। किसे जोड़ता है? नवी मुंबई को जोड़ता है ना, नई मुंबई को जोड़ता है। ये आपको अटल सेतु 16.5 लमसम आपका नदी पे ही है, और 5 किलोमीटर के आसपास स्थल पर बनाया हुआ, तो टोटल लंबाई कितना? 21.8 किलोमीटर है। अटल सेतु कहाँ है भाई? तो कहेंगे महाराष्ट्र में, बता दिए मुंबई में, है ना। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। अब कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक होता क्या है? हीरे का अपवर्तनांक कितना? सबको बराबर ही आता है, हीरा ही पूछेगा आपको, तो आपको 2.42 याद रखना है, 2.42। अपवर्तनांक क्या है सर? अपवर्तनांक क्या है? आपको पता है कि हीरा जो है क्या है? हीरा आप क्या है? अपरूप है किसका? ये आपको पता है सबको। हीरा जो है धातु है, अधातु है, क्या है ये? हीरा में चमक है, हीरा है क्या भाई? तो सबको पता है कि हीरा ये जो कार्बन का अपरूप है, किसका है? कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप सबको पता है कि हीरा हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, है ना, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, है ना, फुलरिन हो गया। कौन हो गया? फुलरिन हो गया। ये आपका हीरा, इसका क्या है? कार्बन का अपरूप है। तो हीरा, ग्रेफाइट क्या है? इसमें आपको विद्युत का क्या है? क्योंकि कार्बन क्या है? ये धातु का धातु, कार्बन पता है अधातु है, कार्बन क्या है? अधातु। और अधातु क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट क्या है? अपवाद है ना। अब चलेंगे हीरा। हीरा में आपको क्या होता है? चमक भी है। हीरा में प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है, एग्जाम में आता है, प्रकाश का पूरा रिफ्लेक्शन, इसलिए हीरा ज्यादा चमकता है। जो तराशा जाता है, हीरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आपका इंटरनल आंतरिक परावर्तन होता है भाई, ठीक है। तो ये सब जान ले। हीरा का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या कहते हैं सर? तो अगर मान ले क्या है कि अपवर्तनांक क्या है, तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक बराबर निर्वात मैंने वैक्यूम, जो सनलाइट चलती है तो आपके वायुमंडल में घुसने से पहले अब क्या होता है? वैक्यूम होता है, हवा नहीं होता है। निर्वात किससे कहते हैं? निर्वात वैक्यूम किसे कहते हैं? जब हवा नहीं हो, जैसे मान ली रूम से अगर पूरा निकाल दें सब कुछ अभी हवा को, तो वैक्यूम बन जाएगा। यहाँ ना साउंड जाएगा ना कुछ जाएगा। साउंड क्यों चलता है? आपको मीडियम में चलता है, तो ये बात आपको पता है। तो आप लिखेंगे निर्वात। निर्वात में आपको, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात मतलब ऊपर वायुमंडल जाने, प्रकाश की चाल बटा माध्यम में, जैसे आपको वायुमंडल, माध्यम मतलब मीडियम, जैसे बोल रहे हैं तो माध्यम से साउंड जा रहा है आपको, माध्यम में प्रकाश की चाल को कहा जाता है अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहा जाता है, ठीक है। अब बाकी बाद में समझाएंगे, ठीक। तो चलिए, आपने समझ गया। 21 नंबर आइएगा, 21 नंबर, 21 नंबर चलेंगे, ठीक ना। क्या करा है? 1914 में खोली गई पनामा नहर, है ना। पनामा नहर किसको जोड़ती है? अब पहली बात तो एक डेट आपको रखना है, 1914 में पनामा नहर। सुएज नहर की बात करेगा, अगर बात करेगा सुएज नहर की बात करेंगे, यहीं पर करेंगे सुएज नहर। तो सुएज नहर जो है ये 1869 में आपको बनाया गया, है ना। तो 72 में खोला गया। तो सुएज नहर किसको जोड़ता है? ये पता है। सुएज नहर जो है एक भूमध्य सागर, मैपिंग दिखाएंगे आपको, एक भूमध्य सागर हो गया, एक भूमध्य सागर एवं एवं किसको? लाल सागर। किसको जोड़ता है? लाल सागर को, है ना। भूमध्य सागर एवं ये नहर जो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में। पनामा नहर किसको है? पनामा नहर आपको देखिएगा अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। पनामा नहर यहाँ कह रहा है कि खोली गई पनामा नहर किसको जोड़ती है? किसको जोड़ती है? अलग करता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को, बीच में है। उत्तरी अमेरिका महादेश देख रहे हैं आप,
और दक्षिणी अमेरिका महादेश देख रहे हैं, तो इसको जोड़ती है, लेकिन अलग किसको करती है, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। किसको? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, ठीक है, अटलांटिक और प्रशांत। मैपिंग निकाल के दिखाएंगे, मैप रखेंगे हम, नेक्स्ट आपका जो क्लास होगा वहां पर मैपिंग रखा जाएगा, मैपिंग साइड में रखेंगे ताकि आपको दिखाएं, ठीक। आज नहीं, आज अटेंडम में क्लास शुरू हुआ हम लोग का। नेक्स्ट, एक अर्ग बराबर, एक आपको जो आपको अर्ग है ना, कार्य करने की क्षमता जो होता है जूल में, तो एक अर्ग बराबर कितना होता है, कितना जूल, है ना, कितना, 10 टू पावर 7, 10 टू द पावर 7 जूल, है ना, एक अर्ग बराबर 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7 जूल हो गया, ठीक है, एक अर्ग बराबर। नेक्स्ट आएंगे, भारत में जूट का पहला कारखाना, जूट का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बांग्लादेश में, सबसे ज्यादा बांग्लादेश हो गया, भारत में पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल में, बिहार में भी जूट का प्रोडक्शन होता है, तो आप आएंगे, ठीक है। तो भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया? तो रेसरा, पश्चिम बंगाल में ही, क्योंकि जूट बताया कहाँ? बांग्लादेश, फिर आपको भारत में पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग? पश्चिम बंगाल। तो रेसड़ा है ना, रिसड़ा लिखा पश्चिम बंगाल में, पहला कारखाना रिसड़ा पश्चिम बंगाल में खोला गया। जूट का पहला कारखाना याद रखेंगे एकदम, हमेशा आता है रिसड़ा पश्चिम बंगाल, रिसड़ा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, 1632 में सुनहरा फरमान जारी किया था, दिए गए स्वर्ण फरमान माने गोल्डन फरमान, है ना, इंग्लिश में क्या कहेंगे? गोल्डन फरमान ने भारत में अंग्रेजों की स्थिति में सुधार हुआ, उन्हें यह फरमान किसने दिया था? तो ये आपको 1632 का गोलकुंडा का फरमान था, क्या था? गोलकुंडा का शासक, कौन दिया था? गोलकुंडा का, है ना, गोलकुंडा का आपको शासक दिया था। तो आपको मुगल शासक जहांगीर, नहीं भैया, जहांगीर नहीं दिया था, गोलकुंडा का सुल्तान, बिल्कुल गोलकुंडा का सुल्तान दिया था ना, अहमदनगर का सुल्तान नहीं, बीजापुर का शासक नहीं, गोलकुंडा का फरमान। 1632 को कहा जाता है गोलकुंडा का फरमान कहा जाता है ना, गोलकुंडा का फरमान कहा जाता है। नेक्स्ट करें, मीथेन उत्सर्जन, मीथेन गैस CH4 जो आपका मीथेन है, ये कैसे उत्सर्जन होता है? आपको पता है कि जो गाय जानवर जो खाता है, जो काबूर करता है, वहां से मीथेन आता है। जैसे कोई दलदली क्षेत्र है, वहां पर मान लिया आपको वहां मीथेन आता है, गोबर जो आप पतझड़ वगैरह जो आपको कंपोस्ट बनाते हैं, वहां से मीथेन निकलता है। तो मीथेन गैस आपको धान, जैसे कि आपको धान जो खेती करते हैं, धान जो कटा जलाते हैं, तो वहां से मीथेन गैस, जो धान काटते हैं, मीथेन गैस निकलता है ना। तो ये आपका मीथेन गैस की बात है। पर मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोतों को पहचानिए। क्या? लैंडफिल, बिल्कुल, अगर लैंड का अगर भूस्खलन होता है, कहीं से आपको लैंड गिरता है, तो वहां भी आपको क्या होता है? मीथेन गैस निकलता है। धान के खेत में बिल्कुल सर मीथेन गैस निकलता है। वेटलैंड एरिया, आर्द्र भूमि जो भींगा एरिया है, वेटलैंड में वहां भी आपको है ना, निकलता है भाई, ठीक है, वेटलैंड। पर्वतीय नदियां में नहीं, नदियां पढ़ाए भी, नदियां में आपको, नदियां जो चलती है बहती है। अग्रवाल कुमार, हाय भाई हाय, चलिए, शुक्र है कि आपने हाई किया, ठीक है, तो आपने हाई किया, शुक्र है कि कम से हाई तो किया कम से कम। एकदम साइलेंट किलर आप लोग, एकदम साइलेंट किलर, ठीक है ना। चलिए, तो आपको क्या होगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो मान लो 1, 3 और 4 जो आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। 1, 2, 3 नहीं भैया, 1 तो नहीं, ये 1, 3, 1, 3, 2 नहीं, हाँ, ये डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ठीक। चलिएगा नेक्स्ट 25, अब आइएगा इधर। छब्बीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे, करेक्ट, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब देखिए, एक बात तक जान लीजिए, पहले परंपरागत और गैर परंपरागत आपको समझना होगा। हाँ, रिसर, परमात्मा रिसर, वेस्ट बंगाल, रिसरा, रिसरा, हाँ, रिसरा, ठीक है, रिसरा, रिसरा बोल रहे हैं। तो आपने कहा क्या यहाँ गैर परंपरागत और परंपरागत, पहले समझिएगा, ट्रेडिशनल नहीं कहते हैं सर, ट्रेडिशनल आदमी, परंपरागत आदमी, जैसे आप सोचता था बाप दादा, वैसे ही हमारे परंपरागत क्या, परंपरा से चलते आ रहा है, जो परंपरा से चलते आ रहा है, परंपरा से आता है, जो आपको परंपरा से आता है कि जो खेत में आप धान रोप रहे हैं, धाने रोप रहे हैं, तो परंपरा आपके यहाँ,
किसी का परंपरा है कि शादी में माने कुछ रस्म होता है, लड़का को मारा जाता है तो लड़का को मारा जा रहा है, अभी तक मारी जा रहा है। जयमाला हो रहा है तो जयमाला हो रहा है, माने ये परंपरा चल रहा है। तो जो परंपरागत तो ऊर्जा क्या है, एक परंपरागत एक गैर परंपरागत, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। मान ली हम अगर परंपरा को नहीं माने तो हम क्या कहलाएंगे, अरे बड़ा गैर परंपरागत आदमी है। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा है, गैर परंपरागत। अब यहाँ पर आप समझिएगा ऊर्जा में, आप अब इसमें क्या समझिएगा कि मान ले कि परंपरा जो परंपरा चलते आ रहा है आपके यहाँ, जैसे कि मान ले कि पेट्रोलियम है, पानी है, पानी से भी निकालते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो ये पेट्रोलियम पदार्थ जो है, केरोसिन तेल है, डीजल है, ये क्या है, परंपरागत है ना। इसका शुरू से यूज किया जा रहा है। कोयला है, ये परंपरागत यूज किया जा रहा है, और इसका क्या है कि खपत होगा और समाप्ति हो जाएगा। और गैर परंपरागत क्या है कि जो अब करते हैं, मतलब सोलर सिस्टम जो कर रहे हैं, सौर ऊर्जा वगैरह जो कर रहे हैं, ये गैर परंपरागत है। बात क्लियर है। तो अब बात बताएंगे आप, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत हैं जो क्या है भाई, जो क्या है, इंग्लिश में लिख दिया, यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है, जो उष्मा से उत्पादित होता है, बिजली से उत्पादन होता है, गैर नवीकरणीय है और नवीकरणीय। देखिए यहाँ पर दो टर्म यहाँ दे दिया, ऊर्जा दो प्रकार का, नवीकरणीय और नवीकरणीय जो नया कर सकते हैं, अनवीकरणीय जो नया नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए पेट्रोल खत्म हो गया है तो फिर नया हो जाएगा क्या, हो कोयला जो खत्म हो गया तो फिर आएगा कोयला क्या, तो नहीं। तो कोयला और जो आपका जो है ये नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि कोयला वगैरह क्या है, गैर नवीकरणीय, फिर से नया नहीं कर सकते हैं आप, है ना। तो गैर परंपरागत ऊर्जा जो है, जो माने कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा समझ लिए पहले आप लोग, पेट्रोलियम वगैरह है, पेट्रोलियम वगैरह है ना। एक विकेट लिया, मिडन दिया है 3-4 लगातार, वही देख रहे हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत है, अब है ना। तो ये क्या है कि इसको आप नवीन कर सकते हैं, जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उसको हम नया कर सकते हैं, है ना। तो ये नवीकरणीय है, क्या है, जैसे सनलाइट वगैरह है, हवा है, सूर्य के प्रकाश है, ये नवीकरणीय है, तो नया हम इसको कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये क्या गया, आपको समझना पड़ेगा। ऊर्जा दो प्रकार का, आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, ऊर्जा दो प्रकार का हो गया, एक ऊर्जा दो प्रकार का हो गया, एक परंपरागत हो गया, क्या हो गया, एक परंपरागत हो गया, और एक क्या हो गया, गैर परंपरागत। क्या हो गया भाई, गैर परंपरागत, समझ गए। और फिर ऊर्जा की बात करेंगे तो एक कहेंगे नवीकरणीय है, एक नवीकरणीय है, और क्या बोलेंगे, एक आपको अ लगा देंगे, मतलब नहीं, जिसका नया नहीं कर सकते, जिसे फिर से नहीं बना सकते, अनवीकरणीय है ना, अनवीकरणीय। ठीक, तो चलिए, फर्स्ट क्लास। आप देखिए अभी कितना बढ़िया से आप लोग लाइव आ रहे हैं, और आते रहिए, है ना, कोशिश करना आते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, 27 नंबर, करा यूनाइटेड किंगडम, माने ब्रिटेन हो गया, इंग्लैंड का ये, यूनाइटेड यूके का ये है, यूनाइटेड किंगडम में किस वर्ष ब्रेक्जिट के पक्ष में मतदान हुआ था। देखिए एक करेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब ब्रेक्जिट जब समझेंगे नहीं, ब्रेक्जिट क्या होता है, ब्रेक्जिट है क्या भाई, ब्रेक्जिट खूब सुने होंगे आप। ब्रेक्जिट क्या है कि यूरोपियन कंपनी, जो यूरोपियन जो आपका समूह है, ग्रुप, यूरोप की जो ग्रुप है, जो समूह है, उससे बाहर कर देना, किसी देश का बाहर हो जाना, बाहर कर देना, उसको एग्जिस्ट करने, इसको कहते हैं ब्रेक्जिट करना। एग्जिस्ट करना क्या करना, एग्जिस्ट माने निकासी, मतलब कि यूरोपियन समूह से बाहर निकाल देना ही कहलाता है निकासी। ब्रिटेन को बाहर निकाल दिया गया, ब्रेक्जिट कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, है ना। तो इसलिए आपको कब निकाला गया पूछ रहा है, यूनाइटेड किंगडम ने किस वर्ष ब्रेक्जिट के पक्ष में मतदान किया, मतलब बाहर निकलने के पक्ष में मतदान किया कि हम यूरोपियन कंपनी में, यूरोपियन समूह में, कंपनी नहीं बोली, यूरोपियन समूह नहीं रहेंगे। कब किया, 2016 में, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 16। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, डेट आपको याद रखना। ठीक, नेक्स्ट। अब कह रहा है कितना आसान क्वेश्चन, देखिए 28 नंबर देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में किस महाद्वीप में, महाद्वीप सबको पता है कि 7 महाद्वीप है, महाद्वीप का ये, महादेश का ये, कंटिनेंट का ये 7 महादेश है। सबसे बड़ा कौन है, एशिया, सबसे बड़ा सबको पता है एशिया महादेश है।
उसके बाद कौन है अफ्रीका, उसके बाद कौन है अफ्रीका, फिर अफ्रीका के बाद कौन है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर कौन है उत्तरी अमेरिका के बाद कौन है भाई दक्षिण, बच्चा वाला बात है दक्षिण अमेरिका, कौन है दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका। पांचवा पर कौन है अंटार्कटिका, जहां आबादी नहीं है, बर्फ का आपको है ना ग्लेशियर है, अंटार्कटिका हो गया। छठा नंबर कौन है आपका यूरोप हो गया, छठा में कौन हो गया यूरोप हो गया। सातवां कौन है कि ऑस्ट्रेलिया, कौन हो गया ऑस्ट्रेलिया, कौन हो गया ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन है ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा कौन है एशिया। तो अब कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित किस महादेश में सबसे अधिक देश है, किसमें सबसे ज्यादा देश है, कौन सा महादेश में सबसे ज्यादा जो आपको क्या है देश है। तो भैया अफ्रीका में सबसे ज्यादा 54 कंट्री, 54-55 कंट्री सबसे ज्यादा किसमें अफ्रीका में, लगभग आपका 54। एशिया में 47 कंट्री है ना। तो आपको सबसे ज्यादा किसमें, सबसे ज्यादा देश कहाँ है अफ्रीका में। वेरी गुड, ठीक है अफ्रीका में। नेक्स्ट चलेंगे, बीच बीच में कमेंट करते रहेंगे, जो लाइव दिख रहे हैं आज आपका लाइव हमको दिख रहा है, तो आप बीच बीच में कमेंट करते रहेंगे। चैनल वही, टीचर वही, प्लेटफॉर्म वही, है ना। क्वेश्चन बनाने में मजा आता है, तो क्वेश्चन बनाया जाए हम लोग को जबरदस्त तरीके से हिला के एकदम, है ना जो। चलिए नेक्स्ट आएंगे भाई, कह रहा है 29 में देखें शैवालों का। अब शैवालों का अध्ययन, कुछ बच्चे को इंग्लिश मीडियम वाले को पता नहीं चलेगा शैवाल क्या है, तो आपको पता है कि ये अलगी है, ये क्या है अलगी, ALGAE अलगी, है ना। और कवक क्या है फंगी, फंगी क्या है कवक, ये क्या है कवक, ठीक है। लाइकेन क्या है आपको, लाइकेन लीचेन ऐसे लिखकर लाइकेन हो गया, जो आपको इसका दोनों का संबंध है, समझिएगा। शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं, शैवाल को सब पता है। माइक पकड़िएगा, माइक कंफ्यूज नहीं करना, एग्जाम बहुत कंफ्यूज करता है क्वेश्चन बहुत इजी, लेकिन एग्जाम में क्या है, अगर माइकोलॉजी की बात करेंगे तो माइकोलॉजी माइक, माइकोलॉजी कवक, माइक पकड़िएगा, माइकोलॉजी माइक पकड़िएगा, माइक क मतलब कवक, का मतलब कवक, माइकोलॉजी क्या कहते हैं कवक कहते हैं ना। फाइकोलॉजी ये आप उलट दीजिएगा, फाइकोलॉजी को कहते हैं शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं फाइकोलॉजी, तो आंसर क्या हो जाएगा फाइकोलॉजी, है ना। वायरोलॉजी में क्या हो गया, ये वायरस का अध्ययन है, क्या है वायरस का अध्ययन को क्या कहते हैं वायरोलॉजी कहते हैं। और ये बोटनी क्या है, बोटनी हो गया वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बोटनी हो गया वनस्पति पेड़ पौधा, है ना, वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधा। इसके बोटनी के पिता कौन है थियोफ्रेस्टस, कौन पिता है थियोफ्रेस्टस, बोटनी के पिता कौन है थियोफ्रेस्टस। और जूलॉजी के कौन है अरस्तु, जूलॉजी के कौन है अरस्तु, जूलॉजी के कौन है अरस्तु। और साइंस के कौन है अरस्तु, बायोलॉजी के कौन है अरस्तु। तो अरस्तु 3-4 को पिता है, कौन कौन, एक आपका साइंस के पिता अरस्तु, बायोलॉजी के पिता अरस्तु, बायोलॉजी के पिता अरस्तु। जो और बायोलॉजी में आपको अगर पूछे जंतु विज्ञान माने हम लोग का जंतु विज्ञान अरस्तु 3 गो का, साइंस का भी कह देंगे आप, बायोलॉजी का भी कह देंगे पिता उन्हीं को, और अरस्तु साहब को कह देंगे जंतु विज्ञान का पिता भी कह देंगे। लेकिन अगर पूछेगा वनस्पति का, बोटनी बोटेन का पेड़ पौधे का, तो थियोफ्रेस्टस है, कौन है थियोफ्रेस्टस है, ठीक थियोफ्रेस्टस। तो आपने देखा। अब देखिए अब क्या होता है, शैवाल और कवक जो है दोनों संबंध बनाता है, क्योंकि शैवाल आपको पता है हरा होता है, ये क्या होता है ग्रीन होता है, हरा होता है, और ये क्या बनाता है भोजन, क्या बनाता है आप नोट करेंगे सब, हम ऐसे लिखते हैं लेकिन आप सब नोट करेंगे, भोजन बनाता है। तो शैवाल भोजन बनाता है और कवक जो है रहने का जगह देता है। जितना आप देखते हैं हरा हरा चीज देखते हैं, आप कुइया, घर में कुइया देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, तो शैवाल और कवक जो संबंध है अनुनाश्रय संबंध है, जैसे पति पत्नी का संबंध होता है ना भाई, वैसे ही शैवाल और कवक है। कवक रहने का जगह देता है तो शैवाल भोजन बनाता है। इस संबंध से निकलता है लाइकेन, क्या निकलता है एक लाइकेन निकलता है, जो वायु प्रदूषक भी है लाइकेन, इसको आपको कहते हैं लाइकेन कहते हैं। ये सिम्बायोटिक, ये सहजीवी संबंध है, कैसा संबंध है सहजीवी, मतलब सिम्बायोटिक सहजीवी संबंध, साथ रहने वाला कौन है सहजीवी संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट नंबर 30, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लिया गया। अब देखिए आपको इतना देखना पड़ेगा, थोड़ा सा यहां ध्यान देना पड़ेगा आपको कि भाई राष्ट्रपति के महाभियोग की बात कर रहा है, अब राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है। राष्ट्रपति जो हमारे हैं वो संवैधानिक आपको पोस्ट पे हैं, संवैधानिक प्रधान है, व्यवहारिक प्रधान तो कौन है प्रधानमंत्री। अगर मुखौटा कहें तो प्रधान कौन हो जाएगा, सर्वे सर्वा कौन है हमारे राष्ट्रपति, सब उन्हीं के नाम से काम होता है, दादाजी के नाम से। अगर कहें व्यवहारिक में तो फिर कौन है, वास्तविक शक्ति किसके पास है प्रधानमंत्री के पास, लेकिन संवैधानिक शक्ति किसके पास है राष्ट्रपति के पास, ये बात तो पता है सबको। राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन से लिया गया है, जैसे आपके राष्ट्रपति हैं वैसे ब्रिटेन की महारानी है। अगर पूछे राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो बताएंगे ब्रिटेन, क्या बताएंगे
ब्रिटेन बताएंगे। क्या बताएंगे? ब्रिटेन। अगर पूछेगा राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, इनका जो है निर्वाचक मंडल, कहिएगा निर्वाचक मंडल कहिए, ये कहां से लिया गया सर? निर्वाचक मंडल लिया गया आयरलैंड से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अब निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति को चुनता कौन है भाई? जिसको हम चुनते वही चुनता है। कौन कौन चुनता है सर? एक लोकसभा, शॉर्ट लिख रहे हैं देखिएगा, LS लिखे, लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राज्यसभा तथा 3 जो जहां जहां आपका विधानसभा है, जहां जहां लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों के विधानसभा, है ना, सभी राज्यों के विधानसभा हो गया, है ना, सभी राज्य का विधानसभा हो गया। और जहां जहां 3 यूटी है, यूटी कौन है? 3 कौन कौन है? एक दिल्ली हो गया, एक दिल्ली, एक जम्मू कश्मीर और एक पुदुचेरी, है ना, पुदुचेरी। 3 आपका यूटी में, ये तीनों यूटी से भी यहाँ विधानसभा है, तो तीनों यूटी से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? तो कहेंगे रटना नहीं है भैया, एकदम नहीं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, सभी राज्यों के, सभी राज्यों के, सभी राज्यों के विधानसभा हो गया, सभी राज्य, जितना 28 राज्य हैं, सभी राज्यों के विधानसभा के। और कौन? 3 यूटी, कौन कौन? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और कौन? पुदुचेरी, है ना। 3 आपको यूटी का विधानसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? निर्वाचित सदस्य। ओनली कौन लेते हैं? मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य। अब मनोनीत रहा भी नहीं, एक आपका राज्यसभा खाली 12 हुआ है, बाकी तो आंग्ल भारतीय समाप्त कर दिया गया। तो ये बात है। महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लिया गया? महाभियोग लिया गया है। अगर बात करेगा महाभियोग कहां से लिया है, तो ये अमेरिका से। कहां से लिए हैं? महाभियोग कहां से लिए हैं? अमेरिका से। और निर्वाचित राष्ट्रपति भी कहां से लिए हैं? अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति कहां से लिए हैं? अमेरिका से। तो बात आपको समझ में आया? यहां देखिएगा, पद कहां से? ब्रिटेन। पद कहां से? ब्रिटेन। महाभियोग कहां से? अमेरिका। महाभियोग कहां से? अमेरिका। निर्वाचित राष्ट्रपति कहां से? अमेरिका। निर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका, ठीक है। निर्वाचक मंडल आयरलैंड। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों की विधानसभा हो गया। और 3 यूटी, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी और दिल्ली का निर्वाचित मेंबर भाग लेता है भाई। अब यहाँ क्वेश्चन है कि महाभियोग जो लगता है, 1 मिनट में समझ लेना है, महाभियोग लगता जो समझ लेना आपको 1 मिनट में। महाभियोग जो लगता है किस आर्टिकल का? 61। महाभियोग लगता है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 61। कौन है? अनुच्छेद 61। आर्टिकल, अनुच्छेद कौन सा? 61, है ना, 61 अनुच्छेद के तहत 61 के तहत लगता है। महाभियोग लगता है कौन है? महाभियोग लगाएगा कौन? भैया ये राज्य का विधानसभा नहीं, निर्वाचक मंडल में तो लोकसभा भी था सिनेमा, राज्यसभा भी था, सभी राज्य का विधानसभा भी था और 3 गो यूटी था, लेकिन इन लोग भाग नहीं लेता है महाभियोग में, सिर्फ आपका लोकसभा और राज्यसभा। महाभियोग लगता कैसे है? समझ लीजिए कहानी कि मान लीजिए महाभियोग राष्ट्रपति हम हैं, कंचन सर आपका राष्ट्रपति हैं, हम पे अगर महाभियोग लगाना है आपको, हम पे महाभियोग आपको लगाना है, तो राष्ट्रपति हैं, तो अगर हम कुछ कानूनी उल्लंघन करेंगे, आपके संविधान का अतिक्रमण करेंगे या किसी दूसरे देश में गए और गलत तरीका समझौता कर लिए जो हमारे संविधान के तहत नहीं है, तो हम पे लग सकता है। तो अब अभियोग, महाभियोग कौन लगाएगा? तो सीधे कहेंगे लोकसभा और राज्यसभा, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा लगाएगा। अब जिसमें जाएगा, मान लीजिए लोकसभा थोड़ा बड़ा सदन है भाई, लोकसभा थोड़ा बड़ा सदन है, राज्यसभा थोड़ा छोटा सदन है, इसमें आपको क्या है, इसमें 50 मेंबर साइन करके देगा, इसमें 100 मेंबर, लोकसभा में 100 मेंबर का साइन चाहिए और राज्यसभा में 50 मेंबर का। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा कि श्रीमान कंचन सर आप राष्ट्रपति हो, तो आप पर महाभियोग लग रहा है। क्या लग रहा है? आप पर महाभियोग लग रहा है, पहली बात बताना पड़ेगा आपको। तो ये बात हो गया कि 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना होगा। उसके बाद मान लीजिए लोकसभा में पेश होता है तो 100 मेंबर साइन करेंगे और लोकसभा का अध्यक्ष स्वीकार करेंगे, वहां पर 3 सदस्यीय जांच कमेटी बैठेगी, जांच अगर सही पाया गया तो लोकसभा पारित कर देगा और फिर कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा अगर पारित कर दिया तो फिर महाभियोग लग गया। बात समझे प्रक्रिया? ये कैसी प्रक्रिया पूछ रहा है? क्या न्यायिक प्रक्रिया है? अरे भैया कोर्ट का प्रक्रिया आएगा तब न्यायिक होगा ना, तो न्यायिक प्रक्रिया तो है नहीं। क्या विधायी प्रक्रिया है? क्या विधायी प्रक्रिया है? तो कहेंगे कि भाई विधायी प्रक्रिया भी नहीं है। क्या है? अर्ध न्यायिक, बिल्कुल अर्ध न्यायिक। कैसा है ये? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आया समझ में? नेक्स्ट चले 31 नंबर, कर निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है?
अब आपको पता है कि बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम अब बेकिंग पाउडर तो सोडियम, देखिए बेकिंग पाउडर जो खाने वाला सोडा होता है Na2HCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पोटेशियम का तो आंसर ही काट दीजिए पहली बार, है ना। तो सोडियम, आपको इसको कहीं सोडियम बाइकार्बोनेट का ये, या देखिए सोडियम हो गया यहाँ पर, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये क्या हो गया? कार्बोनेट हो गया। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम भी इसका कहिए, है ना। ये बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है। और जो आपको देते हैं रोटी बनाने में बेकिंग सोडा, ले आओ रे बेकिंग पाउडर रे, बेकिंग पाउडर ले आओ रे, नहीं कहते हैं? हमने कहा दीजिएगा लाओ सिगरेट रे, नहीं बोल दीजिएगा ये सब, ठीक है। तो अब वो लाते हैं बेकिंग पाउडर, तो खाने वाला सोडा क्या करता है? फुलाने का काम करता है। CO2 गैस होता है, इसमें क्या होता है? CO2 गैस होता है, तो फुलाने का काम करता है बेकिंग सोडा। बेकिंग, आपको जो धोवन सोडा है, बासिंग सोडा, बासिंग पाउडर, वो क्या है? वो सोडियम कार्बोनेट है। ये क्या है? सोडियम Na2CO3, ये आपको सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ये धोवन सोडा हो गया। कौन हो गया? ये धोने वाला सोडा, धोवन सोडा, है ना। ये धोवन सोडा हो गया। तो दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे, धोवन सोडा और बेकिंग पाउडर, ठीक। नेक्स्ट चलें। अब आएंगे धूमर, कह रहा है कि धूमर नृत्य शैली, धूमर नृत्य शैली को देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए आपको किस जनजाति द्वारा किया जाता है? अब देखिए धूमर नृत्य शैली है, ये शैली को देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा, कौन सा जनजाति जो असुओं को पूजा करता है, इसका कौन सा जनजाति पूजा करता है, बताएंगे? ठीक ना। तो ये आपको भील जनजाति, खोन जनजाति जो गोंड लिखा है, सहरिया ने, गुर्जर ने। नेक्स्ट 33 नंबर आएंगे। महावीर जैन ने अंतिम सांस कहाँ ली? अब बताइए, महावीर जैन, जैन धर्म, जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली कुंडग्राम में। ये महावीर का जन्म सबको पता है, इनका जन्म हुआ था वैशाली कुंडग्राम में जन्म हुआ था, कुंडग्राम में जन्म हुआ था, है ना। 30 वर्ष में घर से भागे, और आपको 12 वर्ष तपस्या किए, 42 साल की उम्र इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ज्ञान दिए, और मरे कहाँ? पावापुरी में। कहाँ पर इनका जो मृत्यु हुआ था, कहाँ हुआ था? पावापुरी। पावापुरी कहाँ पर? बिहार शरीफ। कहाँ पे भाई? बिहार शरीफ, पावापुरी में, है ना, पावापुरी में, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे 14। भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरता है? ध्यान से देना, ये नहीं कि कर्क रेखा, बच्चा को रहता है कर्क रेखा, कर्क रेखा लगा देते हैं। तो भारत का मानक समय रेखा आपको बताए थे कि कर्क रेखा, ये मान लीजिए आपको 23.5 डिग्री भारत से गुजर रही है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, कर्क रेखा है, कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। क्या है आपको 8 राज्य? कौन है? मित्र पर गमछा झार। कौन है? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार गुजरती है। माँ से क्या हो गया? मिजोरम। माँ से क्या हो गया? मिजोरम हो गया। त से क्या हो गया? त्रिपुरा। त से क्या हो गया? त्रिपुरा। प से क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। प से क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। प से पश्चिम बंगाल। र से क्या हो गया? राजस्थान। र से क्या हो गया? राजस्थान। ग से क्या हो गया? गुजरात। ग से क्या हो गया? गुजरात। म से क्या हो गया? मध्य प्रदेश, MP। और छ से क्या हो गया? छत्तीसगढ़। छ से क्या हो गया? छत्तीसगढ़। और झ से क्या हो गया? झारखंड, है ना, झारखंड, ठीक है। याद हुआ आपको? मित्र पर गमछा झार देख लिया आपने, मित्र पर गमछा झार, चलिएगा। तो कह रहा है भारत का मानक समय रेखा कितने? अब मानक समय रेखा जो गुजरती है, आपको बताए थे कि भारत जो स्थित है 68 डिग्री और 68 डिग्री 8, 68 डिग्री आप देखेंगे 97-25। तो अब समय को कम करने के लिए, झगड़ा ना हो इसके लिए, समय को कम करने के लिए अब क्या किया? बीच से एक लाइन खींचा गया, उसको बीच से एक लाइन खींचा गया, है ना। तो ये नैनी से गुजरता है, कहां से? 5 राज्य से। कई राज्य से गुजरता है? 5 राज्यों से गुजरता है। ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का नैनी से, कहां से? आपको मिर्जापुर, नैनी, है ना, नैनी जगह, नैनी मिर्जापुर, क्या कहेंगे? मिर्जापुर, यूपी से। कहां से? यूपी से। तो एक यूपी हो गया, यूपी के बाद आएंगे तो MP हो गया, है ना। MP बाद फिर कौन हो गया आपको? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद फिर कौन है आपको? एक उड़ीसा। उड़ीसा के बाद फिर कौन है? तेलंगाना, नहीं आंध्र प्रदेश। कहां पे?
आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो 5 राज्य से, कई राज्य गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है ना, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। भारत का मानस में रेखा कितना से गुजरती है, तो 5 राज्य। क्लियर। नेक्स्ट आएंगे, ये क्वेश्चन तो गंदा कर दिया मुझे। आरंभिक 13वीं शताब्दी के बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया। मैंने 13वीं शताब्दी में कब किया, 13वीं शताब्दी में बंगाल और बिहार। क्वेश्चन क्या है, बंगाल और बिहार को मिलाकर के एक आपको बनाया गया, किसमें, एक मिनट, चलिएगा, कौन बनाया, एक नंबर, बिहार और बंगाल को जीतकर एक राज बनाया। तो आपको पता है कि मोहम्मद गौरी का 4 गुलाम था। गौरी का कितना गुलाम था, 4 गुलाम गौरी का था। एक आपको बताया कि एवक, कुतुबुद्दीन एवक, एवक, फिर आपको क्या था, अल्दौज, 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 फिर गुलाम था एक कुवाचा, कुवाचा, और एक आपको यही व्यक्ति था बख्तियार खिलजी। कौन था, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, है ना, बख्तियार खिलजी। ये किसका गुलाम था, ये आपको कहते हैं गौरी का गुलाम, मोहम्मद गौरी का, गौरी का सब गुलाम था। क्या था, गौरी का गुलाम था। ये आपको दिल्ली सल्तनत की स्थापना, ये वो क्या करता है, ये दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है ना। ये सिंध प्रांत वगैरह छोड़िए, बख्तियार खिलजी बंगाल बिहार का कौन है, तो मोहम्मद बख्तियार खिलजी। कौन मारेंगे, मोहम्मद बख्तियार खिलजी, ठीक है। तो चलिएगा, नेक्स्ट आएंगे, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाते हैं। कुछ आप भी कमेंट करें, का क्वेश्चन का जवाब आप ही दें भाई, बताइएगा। राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस बताएंगे कब मनाते हैं, ये जवाब आप दीजिए तो। नेक्स्ट तब तक आइएगा, निम्नलिखित में कौन सा देश आधिकारिक तौर पे परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने वाला पहला देश है। परिवार नियोजन को अपनाने वाला पहला देश कौन है, 1952 में परिवार नियोजन को अपनाया गया था। पहला देश आपका कौन था, तो हमारा भारत ही है ना। चलिएगा, नेक्स्ट 38 में क्वेश्चन आएंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना हुआ ही नहीं अभी, 2011 की जनगणना, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है। अब बताए, जनगणना के बारे में आपको सबको पता है, जनगणना सबसे पहले जनगणना शुरू कब हुआ था, 1872 में, है ना, लॉर्ड मेयो, किसके समय में, लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, 1872 में पहली। 1881 में पहले आपको लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय क्या हुआ था, नियमित जनगणना, क्या हुआ था, नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, है ना, नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। क्वेश्चन बराबर आता है नियमित जनगणना। 2011 के अनुसार पूछ रहा है कि 2011 जनगणना और फिर 21 में होना था, 10 वर्ष पर होता है, कई वर्ष पर होता है जनगणना, 10 वर्ष होता है, 11 होता है, लेकिन हुआ नहीं कोरोना कारण। अब कब होगा, 26 का रिपोर्ट में आएगा। कर आबादी में सबसे बड़ा मेट्रो शहर, आप तो खुद बता सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कौन सा सबसे बड़ा मेट्रो शहर है, ये जवाब आप देंगे हमें। तब आपका जवाब का इंतजार कर रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा जल्दी। गुड मॉर्निंग मिथिलेश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, बोलिएगा। दिल्ली मेट्रो सबसे बड़ा है, मेट्रो शहर की मुंबई, कि चेन्नई, कि कोलकाता। अभी तक जवाब नहीं, अब जवाब देने लायक आप हैं, क्योंकि लाइव अच्छा खासा बच्चा है, तो आप जवाब दे सकते हो। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका जवाब का इंतजार करेंगे। एक एक मैंने 2 से 3 सेकेंड में जवाब आना चाहिए मेरे पास। टाइप करने जितना टाइम लगता है बस उतना ही टाइम चाहिए, उसके बाद नहीं। बोलेंगे दिल्ली, एक बोले मिथिलेश दिल्ली, सोचने लायक बात है। और बोलिए, और कमेंट जल्दी कीजिए, कमेंट। चलिए,
बोलेंगे जल्दी से भाई, जवाब दीजिएगा। दिल्ली। अब इसलिए बार बार चेंज करें, दो ऑप्शन तो आप दे चुके हैं। एक दिल्ली। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है? आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है? माने मेट्रो तो सब जगह चल रहा है, सबसे पुराना मेट्रो कलकत्ता है, चेन्नई भी मेट्रो, मुंबई मेट्रो, दिल्ली तो पटना मेट्रो हो गया। ठीक, आबादी सबसे ज्यादा जनसंख्या कितना है, दिमाग लगेगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके पास है, बताएंगे जल्दी। इतना देर करेंगे जवाब देने में, कैसे काम चलेगा? बोलिए। नहीं बताइएगा, चलिए तो। किसका होगा? ये नहीं, सबसे डेंसिटी अगर पूछता ना कि सबसे सघन कौन है, सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, तब आप दिल्ली जाते, है ना। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अगर पूछता तो आप दिल्ली जाते, ठीक है, हाँ नहीं, है ना। तो आपको ये ठीक। रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? अब कह रहा है कि रेशम कीट से रेशम निकालते हैं, ये बात क्लियर है। रेशम कीट से रेशम निकालते हैं, तो अब किस अवस्था में? अंडा में, कि जब बड़ा हो जाता है तब, जब लार्वा निकलता है तब, कि प्यूपा निकलता है तब? कौन का रेशम कीट का अवस्था किस अवस्था से करते हैं? तो आप कहेंगे प्यूपा से। किससे करते हैं? प्यूपा जब आता है, प्यूपा कंडीशन, उसी में रेशम निकाला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट 40 नंबर जवाब देंगे, 40 नंबर में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? देखिए, अब अभी मार देते सही, गलत मारते, है ना। तो आपका नहीं है कह रहा है, तो आपको पता है कि अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था पैसा कौड़ी, अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र हैं? मुख्य रूप से 3 कहेंगे, ऐसे 5 क्षेत्र बना देंगे। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या याद रखना है? प से प्राथमिक, प से प्रकृति। प्रकृति का जो चीज दिया हुआ, मैंने आप कह सकते हो भगवान का दिया हुआ, वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। जैसे मान लो कोई बोला कि भैया कृषि, कहेगा प्राथमिक। पशुपालन, कहेगा प्राथमिक। अगर कोई बोलेगा वन, तो प्राथमिक। अगर कोई कहेगा खनन, जो माइंस निकालते हैं, उत्खनन, तो कहेंगे प्राथमिक, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र कौन है? इंडस्ट्री, जो प्रोडक्शन करते हैं। और तृतीय क्षेत्र जो सेवा दे रहे हैं, जैसे हम लोग हैं, जितना नौकरी करने वाला, पैसा करने वाला, पढ़ाने लिखाने वाला, ये सेवा क्षेत्र। जब फैक्ट्री में जो काम कर रहा है, जो काम करने वाला लेबर है, वो तृतीय क्षेत्र में है, वो सेकेंड तृतीय। दूसरा कौन है? प्रोडक्शन, जहां से उत्पादन हो रहा है, फैक्ट्री वगैरह, उत्पादन। उत्पादन द्वितीय, प्रकृति प्राइमरी, और जो सेवा दे रहे हैं वो सेवा क्षेत्र में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, और चौथा पद में क्या होता है? इसी से तृतीय क्षेत्र में मान ली जो लगा हुआ है उच्च क्वालिटी के काम में, मान ली अच्छा काम कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, साइंटिस्ट है, वो चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं। मैंने हम लोग तृतीय क्षेत्र का व्यक्ति ही चतुर्थ क्षेत्र में और पंचम क्षेत्र में जाता है। मान ली कोई अगर साइंटिस्ट है तो चतुर्थ क्षेत्र में, पंचम क्षेत्र में चला जाएगा। अगर कोई मान ली शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो देखता है, वो सब जाएगा चतुर्थ क्षेत्र में जाएगा, है ना। तो आपको याद रखना है 3 ही सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। कह रहा है कि निम्न की कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो भैया वानिकी बताए है, दुग्धालय कह रहा है, मत्स्य कह रहा है, देखिए दुग्धालय, दूध का आलय, ये भी है, दूध वाला भी है। मत्स्य में मछली पालन भी है। बैंकिंग है, बेकिंग लिख दिया है। ये बेकिंग क्या होता है? बैंकिंग होता है, बैंकिंग गलती लिखा, तो बैंकिंग है, तो ये आपका बैंकिंग सेवा क्षेत्र में आता है। किसमें आता है? सेवा क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट आएंगे 41 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? बिहार का कैमा सा स्थान है क्षेत्रफल में? जनसंख्या में तीसरा, और क्षेत्रफल में कैमा स्थान है, बताएंगे। क्षेत्रफल में आपको बताया कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल बिहार का, है ना। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। ये कैमा स्थान है बिहार का, तो कैमा है 12वां स्थान, है ना। नेक्स्ट चलेंगे। नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस झील के बीच में स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात, अब आपको पता होना चाहिए कि नियाग्रा जलप्रपात जो है ये अमेरिका में है। नियाग्रा जलप्रपात क्या है? जो आप देख रहे हैं वहां पर जो अंगुली नुमा झील है, सुपीरियर झील हो गया, ईरी झील हो गया, ओंटेरियो झील हो गया, सारा झील जो वहां पे है,
तो आंसर किसका दे रहे हैं? तो नियाग्रा जलप्रपात किस झील के बीच में है? ठीक है, तो 42 में बताएंगे जवाब। सुपीरियर झील, हिरोन झील के बीच में, हिरोन झील और इरी झील और अंटोरियो, ये सब मैप से दिखाएंगे तो ज्यादा आपको याद हो जाएगा, एक बार में दिमाग बैठ जाएगा। किसका जवाब दे रहे हैं? आजाद, मोहम्मद आजाद जवाब किसका दे रहे हैं आप? कौन सा जवाब का? सबसे मीठे पानी की झील कौन है? सुपीरियर झील पूरे विश्व में। और भारत में कौन सबसे मीठा पानी का झील है? तो ये तो पता है कि बुलर झील। कौन है? सबसे बुलर झील। सबसे ज्यादा भारत में खारे पानी की झील कौन है? उड़ीसा में चिल्का झील। कौन है? चिल्का झील। कौन है? चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील है ना। और वहां पर बौन झील है और मृत सागर। कौन सागर? सबसे खारा विश्व में कहेंगे मृत सागर झील है, बौन झील है। कौन झील है? बौन झील है। ये सब झील आपको पढ़ाएंगे तो आपको पता चले बौन झील है। सबसे खारा में सब आता है। ये सब क्या आता है? ये सब खारा में आता है ना, खारा में। और ये क्या है? बुलर झील क्या है, चाहे सुपीरियर झील क्या है? ये मीठा में क्या आता है? मीठा में आता है ना। ये दोनों क्या है? बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है भाई? बुलर झील कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, डल झील और बुलर झील जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो किसके बीच में है? मिथिलेश कुमार, आजाद कुमार जवाब दीजिएगा। 12 नंबर का जवाब दे रहे हैं। 42 की 12, 12 कहां से आया हो? ए नंबर बिल्कुल सही है, सुपीरियर झील और हिरोन झील के बीच। मैप में दिखाएंगे तब ज्यादा आपको क्लियर होगा। आगे नेक्स्ट क्लास से इसका बात ध्यान रखा जाएगा, इस बात का। ठीक, मैप लाएंगे। करा शेर शाह सूरी। अब शेर शाह सूरी को जानते हैं, बचपन का नाम फरीद खां था, है ना। ये अफगानी था, सॉरी आपका है, एक मिनट। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध हुआ था? अंतिम अभियान शेर शाह सूरी, आपको सबको बच्चा बच्चा पता होगा कि शेर शाह सूरी जो आपको किला से बैक रिटर्न आया और बैठा हुआ था बारूद के ढेर के बगल में, और उस पर आपको जो वहां से लौटा रिटर्निंग और वहीं मृत्यु हो जाती है। सबको पता है तो बताइए, कालिंजर अभियान, मारवाड़ अभियान, रणथंबोर, मालवा। सबको क्या है? शेर शाह सूरी बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह सूरी शासक कैसे बना था? आपको पता है कि कन्नौज का एक चौसा का युद्ध लड़ा था। चौसा का युद्ध 1539 में किसके साथ? हुमायूं के साथ। फिर आपको बिलग्राम का, ये बिलग्राम बोलिए या कन्नौज का युद्ध बोलिए, या बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध बोलिए, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा था 1540 में। 1540 में चौसा का किसके साथ लड़ा था? हुमायूं के साथ। किसके साथ लड़ा था? हुमायूं के साथ लड़ा था भाई। और इस युद्ध में शेर शाह जीत गया। चौसा में भी जीत गया शेर शाह सूरी, और बिलग्राम में जीत गया, और क्या बन गया? शासक बन गया था। 1540 से लेकर के 1545 तक शेर शाह भारत का शासक रहा। क्या रहा? भारत का शासक रहा। 40 से मात्र 5 साल। और फिर इसका उत्तराधिकारी रहा आपको 55 तक। फिर 55 में कौन आ जाता है? फिर हुमायूं लौट के आ जाता है। ठीक ना, तो हुमायूं लौट के आ जाता है। तो आपको पता है कि ये कालिंजर का अभियान जो कर रहा था, कालिंजर में ही 1545 इसकी कालिंजर अभियान में इसकी मृत्यु हुई। ठीक, नेक्स्ट 44 कह रहा है जड़त्व का सिद्धांत। जड़त्व के आधार पर घटते क्रम में निम्नलिखित निकायों की व्यवस्था क्या होगी? अब देखिए, जड़त्व का सिद्धांत क्या है? इनर्शिया। अब जब तक आप इनर्शिया को नहीं समझेंगे, जड़त्व है क्या भाई? जड़त्व बोलिए, इंग्लिश में इनर्शिया कहिए इसको, है ना। इनर्शिया कहिए, लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का क्या है? सब जानते हैं, ये नया चीज नहीं बता रहे आपको। जड़त्व सिद्धांत क्या है? कि जो आदमी जिस अवस्था में रहता है, उसी अवस्था में आदमी हो, वस्तु हो, जो वस्तु पार्टिकल जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहना चाहता है, जब तक उस पर बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाए। जब तक बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाए। तो भैया आपको जो है, मान लीजिए हम पढ़ा रहे तो पढ़ाने का मन करेगा, जब तक हमको रोका नहीं जाएगा कि सर आपका टाइम हो गया, आप छोड़ दीजिए। यही जड़त्व का सिद्धांत है। कोई गाड़ी खड़ी है तो खड़ी रहना चाहती है, कोई आदमी बैठा है तो बैठा रहना चाहता है। तो जड़त्व में आप सबका सबसे जड़त्व किसका है? कौन ज्यादा आपका जड़त्व में जाएगा बताएंगे? किसको ज्यादा? आपको कह रहा है कि जड़त्व के आधार पर घटते क्रम में, माने सब घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर, पहले ज्यादा वाला फिर कम वाला। निकायों में जो बॉडी है, पार्टिकल दे दिया, बॉडी दे दिया आपको, कौन किसका बताएंगे? आप खुद बताएंगे। क्या? मोटर बाइक, कार, साइकिल और ट्रक। ठीक है, अब जिसका जड़त्व का सिद्धांत कौन है? जो अस्थिर कौन ज्यादा रहेगा? जिसका ज्यादा इनर्शिया रहेगा, जो पावर रहेगा। तो अब कार, ट्रक सब एक ही चीज है, खाली घुमाया है। अब बताएंगे सबसे ज्यादा किसका होगा? ट्रक का होगा, सीधी सी बात है। तो घटते क्रम में सबसे ज्यादा इनर्शिया किसका होगा? ट्रक का। कुछ धक्का मारना पड़ेगा तभी भागेगा ही। जब तक धक्का इसको कस के नहीं देंगे, एक आदमी से नहीं सुनेगा। 50 आदमी लगेंगे तो धक्का देंगे, 20 आदमी देंगे धक्का, तब बढ़ेगा। सबसे ज्यादा इनर्शिया किसका? इसका, ट्रक का। फिर कार का हो गया, फिर मोटर बाइक की, साइकिल का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइएगा।
अब देखिए रीजनिंग है। अब मैंने दरोगा का आपको लिखा, किसी पंक्ति में रवि का क्रम दोनों सिरों से क्रमशः 15 और 16 है। मतलब कि कह रहा है कि रवि लड़का है, मान लीजिए आपका एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, ठीक। अब यह कह रहा है कि रवि है, रवि का क्रम जो है सो कह रहा है कि दोनों सिरा से क्रमशः, मतलब इधर से मान लीजिए 15वां है, इधर से क्या है 15वां है, इधर से कह रहा है 16वां है। आप खुद देख लीजिए कितना, इधर से 15, इधर से 16, है ना। तो 15 लड़का इधर, इधर से 16 जोड़ लीजिए, क्यों कोई दिमाग नहीं लगाना है। 15 लड़का 15वां स्थान है, मतलब इसका मतलब 14 लड़का इधर है, 15वां स्थान इधर से आपको हो गया, इधर से 16 है तो मैंने 15 लड़का इधर हो गया, तब तो 16वां हो गया भाई। तो 15 14 15 16 क्या हो गया, 15 14 29 हो गया। ऐसे भी जैसा 15 16 31 है, ये घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यह सिंपल होता है सब, रीजनिंग फिनिंग जो है ना सिंपल होता है। चलिए नेक्स्ट लेंगे 46। निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है, किसका मिलान सही नहीं है। एक राष्ट्रीय चिन्ह है, नाम है, वैज्ञानिक नाम है। अब जिसको वैज्ञानिक नाम बायोलॉजी वाला याद रहेगा तुरंत बना देंगे, जैसे ही बताइएगा। राष्ट्रीय फल, सबको पता है कि राष्ट्रीय फल कौन है, राष्ट्रीय फल आपका कौन है, तो आम, सबको पता है कौन आपको, आम। तो इंडिका मैंजीफेरा, है ना, इंडिका लिखा है, मैग्नीफेरा उल्टा लिखा है, मैग्नीफेरा, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, पीपल, ये आपका फिकस बैंगिलिसस है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु रॉयल टाइगर, बंगाल टाइगर, पैंथरा टिग्रिस। राष्ट्रीय पक्षी मोर, पाबो क्रिस्टस, क्या है पाबो, और है क्या है हम नीचे, तो आप बताएंगे, ये आपको बताना होगा। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पक्षी क्या ना है, मोर। राष्ट्रीय पक्षी कौन हो गया, मोर हो गया। पाबो क्रिस्टेसस ये आप तो बिल्कुल सही है। पशु बंगाल टाइगर, पैंथरा टिग्रिस बिल्कुल सही है। 46 नंबर का 30 रीडिंग बना रहे हैं क्या वो, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय फल आम है, मैंजीफेरा इंडिका लिखा है, मैग्नीफेरा इंडिका, ये भी सही है। और आपका राष्ट्रीय वृक्ष प्रियंका राज 1930 क्या लिखी, प्रियंका कुमारी 30 1930 क्या लिखी प्रियंका कुमारी, 1930 कहां से आंसर आ गया, रीडिंग वाला 1930 आ गया। नेक्स्ट आएंगे 47 नंबर, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। अब आप बात जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन जो चला था, क्यों चला था। आपको पता होना चाहिए कि भाई बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन, यही लिखते हैं हम, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन का लॉर्ड कर्जन ने घोषणा किया था। कब किया था, 20 जुलाई, 20 जुलाई, है ना 1905 को, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा, बंगाल विभाजन लागू नहीं, घोषणा किया था। बंगाल विभाजन घोषणा कब किया था, याद रखें डेट, कोई बुक में 19 जुलाई देता है, कोई 20 जुलाई, तो आपको याद रखना है बंगाल विभाजन घोषणा 19 जुलाई को, 20 जुलाई को हुआ था। बंगाल विभाजन के खिलाफ ही चला था स्वदेशी आंदोलन। क्या चला था, स्वदेशी आंदोलन जो चला था, स्वदेशी आंदोलन जो चला था बंगाल विभाजन के खिलाफ ही चला था। कब चला था, 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को। और तब भी बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया, अंग्रेज माना नहीं, 16 अक्टूबर 1905 को। दोनों डेटा रखना है, बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905, और बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया कर्जन ने, 20 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन के खिलाफ बंगाल में क्या हुआ, बंगाल विभाजन करने का कारण क्या बताया कि कहा कि भाई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं चल रहा है। अंग्रेज कारण क्या बताया कि प्रशासन नहीं चल रहा है, लेकिन मेन कारण क्या था, फूट डालो और राज करो, सांप्रदायिक विभाजन, है ना, मुसलमानों को अलग कर दो। मुसलमान को क्या है, मिंटो पृथक निर्वाचन के जनक है, मिंटो ही मुस्लिमों को बांटा है आगे चल के। हाँ 1910 में जो देखिएगा, यहाँ से आपको मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में होती है, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और मिंटो जो है सो मुस्लिमों को भड़काता है कि तुम अपना अलग सम्मेलन बनाओ। तो मिंटो ही जो है मुस्लिमों को बांटने का काम करने का कह सकते हैं, ये आपको पृथक निर्वाचन का जनक ही है मिंटो, लॉर्ड मिंटो, मुसलमानों को बांटने वाला, ठीक। तो आप देखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन कब चला, तो 1905, ऑप्शन ही नहीं दिया कुछ। तो स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त, क्या डेट याद रखेंगे, 7 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905, बंगाल विभाजन लागू 16 अक्टूबर 1905, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, आपको छाटना है, कौन सा कथन गलत है, छाटिए।
योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया। बिल्कुल, योजना आयोग की स्थापना केसी नियोगी की रिपोर्ट पर, आपको नियोगी रिपोर्ट पर, नियोगी साहब की रिपोर्ट पर 46 में नियोगी साहब गठन हुआ था 1946 में, इसके रिपोर्ट पर आपको योजना आयोग बना। ये बात बिल्कुल सही है। 15 मार्च 1900, इसका काम क्या है? योजना बनाना। नेक्स्ट क्या करा है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी, ये भी सही है, क्योंकि योजना आयोग को समाप्त करके क्या लाया गया? नीति आयोग। क्या लाया गया? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इंडिया, नीति आयोग लाया। ठीक है, से राष्ट्रीय विकास परिषद जो एनडीसी था, नेशनल आपको डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी का स्थापना 6 अगस्त 1951। बिल्कुल गलत है, 6 अगस्त 1951 नहीं, 6 अगस्त 1952 है ना। एनडीसी का स्थापना 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को। एनडीसी काम क्या करता है? जो योजना बनाता है, योजना को लागू करना है ना। योजना को क्या करना, प्लानिंग को क्या करना, लागू करना, इसी काम है ना, लागू करना। आज भी एनडीसी है कि नहीं? बिल्कुल, एनडीसी आज भी है। एनडीसी आज भी है कि नहीं? आज भी, वर्तमान में भी है, आज भी है ना। एनडीसी आज भी है। ठीक है, एनडीसी को भंग नहीं किया गया, लेकिन योजना आयोग क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब कौन सही हो गया? ये गलत है स्टेटमेंट। आपको 51 दिया है, 51 यहाँ पर गलत है भाई, तो आपको ठीक। आप चलिए वीडियो खोलेंगे। स्टेटमेंट इज आर द करेक्ट रेगुलेशन वेजिटेटिव प्रोग्रेशन ऑफ द प्लांट्स। अच्छा, यहाँ पर वेजिटेटिव लिखा प्रोपगेशन, ठीक ना। 49 नंबर आपको इंग्लिश सबको समझ में आएगा नहीं। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, आज लास्ट। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? अब यहाँ बात निकल के आ गया, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं किसको? कैग को। ये क्या है? भारत के महान्यायवादी, सॉरी अटॉर्नी जनरल, कैग नहीं भैया, कैग नहीं, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी है, माने वकील कह सकते हैं। भारत सरकार का सर्वोच्च वकील है महान्यायवादी, जो भारत सरकार का केस देखता है, किसी भी कोर्ट में जा सकता है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी भारत सरकार का पक्ष रख सकते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। महाधिवक्ता आपके संसद में जा सकते हैं, लोकसभा का, राज्यसभा का कार्रवाई चल रहा है तो संसद में भी भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। समझ गए बात को? मतदान नहीं कर, ये बात ध्यान रखना है, मतदान नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया? तो आप क्या बताएंगे भाई? 76 है ना, 76। अगर पूछता राज्य का महाधिवक्ता, तो 165। ये हो गया राज्य का, ये क्या हो गया? राज्य में जो होता है क्या? महाधिवक्ता। वहां क्या होता है? यहाँ होता है महान्यायवादी है ना, अटॉर्नी जनरल इंग्लिश में। यहाँ होता है महाअधिवक्ता, मतलब बड़का वकील है ना, महाधिवक्ता है ना। यहाँ क्या होता है? महाधिवक्ता, ठीक है। इसको कहते हैं एडवोकेट जनरल, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल है ना, एडवोकेट जनरल कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये हो गया राज्य में 165 याद रखेंगे। ये हो गया आपको, ये 148 याद रखेंगे। कैग है, ये क्या है? कैग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग। 153 इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जानना जरूरी नहीं है, ठीक। तो ये बात 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट। अब क्लास कल, मतलब कि 50 क्वेश्चन नेक्स्ट जो होगा, एक दिन में आपको भार पड़ेगा, तो कल किया जाएगा। और इस पर कुछ कहना है आप लोग को, कुछ बात करना है, कैसा क्लास लगा, ठीक ठाक है, आप कमेंट करके बताएंगे, तब भागेंगे। क्लास ठीक ठाक है, डिस्कशन आपको क्या चाहिए, और चाहिए, सुधार चाहिए, क्या चाहिए, बताएंगे ना भाई। ऐसे जाइएगा नहीं, जितने बच्चे लाइव हैं कम से कम बता दीजिए एक बार, ठीक ना, चलेगा। चैनल तो राठौर बरदस्त चैनल ही है, और पब्लिकेशन हम लोग का रेयांस पब्लिकेशन से आपको करवा रहे हैं, यहाँ से करवा रहे हैं क्वेश्चन लेकर के, है ना। कट कॉपी पेस्ट किसी का नहीं है। तो और बताना है कुछ आप लोग को? कोई संवाद नहीं करना है, मतलब कि ऑनलाइन में भी कोई संवाद नहीं करना है, कुछ भी नहीं बोलना है। चलिए ठीक है, तो हम समझेंगे। बाय बाय, बाय बाय, चलें।